R0L0 स्टीवेंसन के प्रसिद्ध उपन्यास किडनैप्ड का सरल रूपांतर चांदी का बटन। मेरी यह कहानी बड़ी साहसपूर्ण घटनाओं से भरी हुई है। इसका आरंभ होता है सन 1751 के जून महीने के एक सवेरे से। उस दिन सवेरे मैंने आखिरी बार अपने घर में ताला लगाया था और फिर मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब मैं सड़क पर पहुंचा तो आसमान में सूरज कुछ चढ़ाया था। सवेरे से इस घाटी में चारों तरफ जो कोहरा छाया हुआ था वह सूरज की गर्मी पाकर हटता जा रहा था। हमारे परिवार के पुराने मित्र और हमारे नगर के एक पादरी मी कैंपबेल मुझको कुछ दूर तक पहुंचाने वाले थे। वे बगीचे के फाटक पर मेरी राह देख रहे थे। मुझे देखकर वे बोले, डेविड बेटे, मैं तुमको किनारे तक छोड़ने जाऊंगा। वहां से तुम अपने रास्ते चले जाना। कुछ देर तक हम लोग बिना बोले चुपचाप चलते रहे। इतने में उन्होंने कहा, क्यों डेविड, क्या तुम्हें अपना एसेंडेन नगर छोड़ते हुए बहुत अफसोस हो रहा है? मैंने कहा, भला यह मैं अभी कैसे बता सकता हूँ साहब। अगर मुझे यह पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे भाग्य में क्या लिखा है तो मैं आपको ठीक ठीक बता सकता कि मुझे अपना नगर छोड़ते हुए प्रसन्न होना चाहिए या दुखी। वैसे एसेंडेन एक बहुत अच्छी जगह है और मैं यहाँ सुख से रहा। मी कैंपबेल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटे, मुझे तुम्हारा भविष्य कुछ हद तक मालूम है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। जब तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया और तुम्हारे पिता की बीमारी बढ़ने लगी तो एक दिन उन्होंने मुझको एक चिट्ठी सौंपी और कहा कि यह मेरे बेटे के लिए वसीयतनामे की तरह काम में आएगी। इसके बाद तुम्हारे पिता ने कहा था कि जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाए मैं यह चिट्ठी तुम्हें सौंप दूं और फ्रेमोंट गांव में शाह घराने के पुश्तैनी मकान के लिए तुमको रवाना करूं। असल में तुम्हारे पिता भी वहीं के रहने वाले थे और वे चाहते थे कि तुम भी वहीं चले जाओ। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और पूछा, भला मेरे पिता का शाह घराने वालों से क्या संबंध हो सकता है? मी कैंपबेल ने कहा, हाँ, इस संबंध में ठीक ठीक तो कोई कैसे कह सकता है, लेकिन बेटा, उस परिवार के नाम और तुम्हारे परिवार के नाम में कोई फर्क नहीं है। वे लोग बेलफोर के शाह कहलाते हैं। बड़ा पुराना और बड़ी इज्जत वाला ऊंचा बराना है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया जिस पर एबेनेज़र बेलफोर का नाम लिखा हुआ था और उसके आगे लिखा था, मेरे बेटे डेविड बेलफोर के लिए। मैंने मी कैंपबेल से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या अगर आप मेरी जगह होते तो इस तरह एक अनजान जगह में जाना पसंद करते? वे बोले, ही क्यों नहीं। तुम कैमोंड 2 दिन बाद पहुंच जाओगे। यह गांव एडिनबरा के पास ही बसा हुआ है। अगर कोई ऐसी बात हुई और तुम्हारा वहीं रुकना संभव नहीं हुआ तो तुम 2 दिन की यात्रा के बाद वापस वहीं आ सकते हो। बस पैदल ही तो चलना है तुमको। लेकिन मुझे आशा है कि उस परिवार के लोग प्रेम से तुम्हारा स्वागत करेंगे और अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह पादरी साहब ने मुझको विदा किया और मैं अपनी लाठी के सिरे पर एक गठरी को कंधे से लटकाए आगे बढ़ चला। किनारे पर पहुंचने के बाद मैं दाहिनी तरफ मुड़ गया और पहाड़ियां पार करने लगा। अभी मुझे 2 दिन तक चलना था। दूसरे दिन दोपहर को मैं एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। यहां से दूर दूर तक का दृश्य दिखाई पड़ता था। कुछ दूर तक लंबी पहाड़ी के पास एक दिनबरा शहर बसा हुआ था और उसके पास ही समुद्र लहरा रहा था। एडिनबरा के किले पर झंडा फहरा रहा था जो बहुत ही छोटा सा दिखाई देता था। बंदरगाह में कुछ जहाज खड़े थे और कुछ आ जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर मैं एक गडरिये के घर के पास पहुंचा। उसने मुझको कैमोंड का रास्ता बता दिया। इधर उधर भटकते हुए अंत में मैं कैमोंड के पास पहुंचा। यहीं मैंने शाह घराने के लोगों का मकान पूछना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे इस प्रश्न पर लोग आश्चर्य से मेरी ओर देखते थे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा पहनावा और बोलने का ढंग देहाती है,
इसलिए ये लोग कुछ अचंभे में पग हैं और शायद सोच रहे हैं कि शाह परिवार जैसे बड़े घराने का पता में क्यों पूछ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे उन लोगों के व्यवहार से यह अंदाज लग गया कि असल में मुझ में कोई विचित्रता नहीं है, बल्कि उस घराने के साथ ही कोई रहस्य जुड़ा हुआ है और उसका पता पूछने पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। ऐसी हालत में मुझको बार बार अपने नगर एसेंडेन की याद आ रही थी, जहां का हर आदमी मुझको पहचानता था और मुझे चाहता था। अगर तुरंत वहीं लौटा जा सकता होता तो मैं फौरन इस अजनबियों के शहर में भागकर एसेंडेन लौट जाता, लेकिन अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ। शाम होते होते एक बुढ़िया से मेरी मुलाकात हुई जो एक पहाड़ी पर से उतर रही थी। जब मैंने उससे शाह परिवार के मकान का पता पूछा तो पहले तो उसने बड़े आश्चर्य से मेरी ओर दूर कर देखा, फिर वह मुझे पहाड़ी के सिरे पर ले गई और वहीं से उसने उसके पास की घाटी में लंबे चौड़े मैदान के बीच खड़े एक बड़े भारी मकान की ओर इशारा कर दिया। वह मकान खंडहर जैसा मालूम होता था। वहीं तक कोई रास्ता ही नहीं जाता था। लगता था जैसे यहीं कोई रहता ही नहीं। उसकी चिमनियों से धुआं भी नहीं निकल रहा था। उस स्त्री ने घृणा से उस मकान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा शाह खानदान वालों का मकान, खून से यह बना है, खून ने ही इसको बनने से रोका है और खून ही इसको मूल में मिला देगा। बुरा हो इस मकान का और इसमें रहने वालों का। अगर तुम वहीं जाओती उन लोगों से कह देना कि मैं जेनेट उनके और उनके मकान के बारे में क्या कह रही थी। सत्यानाश हो शाह खानदान वालों का और उनके इस घर का। इस तरह शाप देकर यह स्त्री वहीं से चलती बनी। मैं अकेला यहाँ खड़ा रह गया। उसकी बात सुनकर मेरा बुरा हाल था। उस जमाने में लोग भूत चुड़ैल में विश्वास करते थे और किसी के शाप से डरते थे। मारे मवराहट के मेरी तो हालत खराब थी। जब उसने 2-3 बार खून का नाम लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहीं बैठकर उस मकान को कुछ देर तक देखता रहा। वह मकान तो सचमुच में बड़ा डरावना मालूम पड़ता था, लेकिन उसके आसपास का दृश्य बड़ा सुहावना था। सूरज डूब चुका था। आकाश में शाम का हल्का पीला प्रकाश फैला हुआ था। अचानक मैंने देखा कि उस मकान में धुएं की हल्की सी लकीर ऊपर उठने लगी। मैं किसी तरह एक धुंधली पगडंडी पर रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ने लगा। जब मैं उस मकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह अधूरा ही बना था। देखने से लगता था कि वहां कोई शानदार इमारत बनने वाली थी। लंबी लंबी चौड़ी सीढ़ियों ऊपर तक चली गई थीं। ऊपर ऊंचे ऊंचे स्तंभों का लेकिन बिना छत का एक बरामदा बना हुआ था। धीरे धीरे मैं मकान के दरवाजे पर पहुंचा, जहां नक्काशी का बहुत बढ़िया काम किया हुआ था, लेकिन वह भी बरसों से अधूरा पड़ा था। अब अंधेरा कुछ घना होने लगा था। अंदर कहीं आग जल रही थी, जिसका धुंधला प्रकाश खिड़कियों से दिखाई देता था। पास पहुंचने पर मुझे तश्तरियों की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर किसी बूढ़े आदमी के लगातार खांसने की आवाज आई। लेकिन अंदर कहीं किसी के बातचीत करने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने जाकर दरवाजे पर डरते डरते धपकी दी। फिर मैं किसी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। मकान में एकदम चुप्पी छा गई। तश्तरियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। सिर्फ बरामदे के खंभों के आसपास चमगादड़ मंडराते रहे। मैंने फिर से दरवाजा धपधपाया। अंदर जो भी था मेरी आवाज सुनकर बिल्कुल चुप हो गया था और दम साधे सब कुछ सुन रहा था। मेरा एक मन तो हुआ कि यहाँ से तुरंत भाग निकलें, लेकिन साथ ही मुझे यड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अंदर कोई आदमी जरूर था और वह बाहर नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना और मी वेलफोर का नाम पुकारना शुरू किया। कुछ ही देर में पहली मंजिल की एक खिड़की खुली और उसमें से लंबा टोपा लगाए एक आदमी ने झोंका। वह अब भी रह रहकर खांस रहा था।
उसने पूछा, क्या है छोकरे, क्या चाहता है तू? मैंने ऊपर देखते हुए कहा, मैं एक चिट्ठी लेकर मी एवेनेजेर बेलफोर के पास आया है। क्या वे अंदर हैं? बुढ़े ने जवाब दिया। ठीक है, तुम चिट्ठी दरवाजे के पास छोड़ दो और यहीं से चलते बनो। मैंने कहा, नहीं, मुझे यह चिट्ठी मी बेलफोर के हाथ में देनी है। इसमें मेरा परिचय दिया हुआ है। उसने चिढ़कर बड़ी रुखाई से कहा, क्या मतलब? कैसा परिचय? तुम कीन हो? मैंने उसको अपना नाम बताया और अपने पता का न नाम बताया। अचानक मैंने अंधेरे में देखा कि बुढ़ा हाथ में एक पुराने ढंग की बंदूक भी लिए था। मेरे पिता का नाम सुनते ही वह कुछ चीखा और बोला, क्या तेरा बाप मर गया? और मेरे उत्तर को सुने बिना ही यह खिड़की में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे के पास उसकी आहट सुनी। शायद उसने बंदूक दीवार से टिका कर रखी और फिर भड़भड़ाकर दरवाजा खोला। मैं उसको देखता ही रह गया। वह खुद ही बोला, जरूर तेरा बाप मर गया होगा और इसलिए तू यहीं खड़ा मेरा दरवाजा तोड़ रहा है। अच्छा, जब तू आ ही गया है तो आ, अंदर आ जा। यह कहकर वह मुझको कंधे से खींचता हुआ दरवाजे के भीतर ले गया और फिर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बुड्ढे ने दरवाजा बंद करके जल्दी जल्दी उसकी सांकलें बंद कर दीं और एक मोटी सी लकड़ी उसके पीछे लगा दी। फिर वह बोला, जाओ, रसोई घर में चले जाओ और खबरदार वहीं किसी चीज को छूना मत। यह कहकर वह फिर से दरवाजे को मजबूती से बंद करने में लग गया। मैं चुपचाप उधर ही बढ़ चला जिधर से आग की रोशनी जा रही थी। मैंने वहां जाकर देखा कि एक कोने में अच्छी तेज आग जल रही है। रसोई घर लगभग सूना पड़ा था। एक तरफ टेबल पर एक प्याले में कुछ खाने को रखा था और पास ही शराब का एक प्याला रखा था। तब तक वह बूढ़ा लौट आया और मुझको ऊपर से नीचे तक घूरकर देखने लगा। देखने में वह कुछ दुष्ट और डरावना सा मालूम होता था। उसकी दाढ़ी कुछ कुछ बढ़ी हुई थी। उसका देखने का ढंग भी बड़ा विचित्र था। उसकी आंखें बराबर मुझ पर लगीं, लेकिन फिर भी वह मेरे चेहरे की ओर नहीं देख रहा था। अंत में उसने पूछा, क्या खाओगे तुम? उस प्याले में थोड़ी सी लपसी पड़ी है, उसको खा लो। मैंने कहा, और आप क्या खाएंगे? बूढ़े ने खांसते हुए और मेरे घुटनों की ओर घूरकर देखते हुए कहा, खा लो तुम उसको। मैं शराब पी लूंगा, इससे मेरी खौंसी भी हल्की हो जाएगी। यह कहकर उसने शराब का प्याला उठा लिया। वह शराब पी रहा था, लेकिन उसकी एक आंख बराबर मुझ पर लगी हुई थी। अंत में वह बोला, लाओ, वह चिट्ठी कहाँ है? मैंने बूढ़े से कहा, वह चिट्ठी मी बेलफोर के नाम है, तुम्हारे लिए नहीं है। वह बोला, तो तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? मूर्ख लड़के, मैं ही बेलफोर हूँ। लाओ, मुझे अलेक्जेंडर की चिट्ठी दे दो। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मेरे पिताजी का घर का नाम जानते हो? वह बोला, भला मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? वह मेरा सगा भाई था। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लाओ, मुझे चिट्ठी दे दो और इस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने चिट्ठी अपने चाचा को दे दी और लपसी खाना शुरू किया। चाचा ने चिट्ठी को बार बार अपने हाथ में उलटते पलटते हुए पूछा, क्या तुमने इस चिट्ठी को पढ़ लिया है? ओह, इसकी मुहर तो अभी टूटी नहीं है, इसलिए इसको शायद तुमने अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, यह बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने डरते डरते कहा, मैं तो यहाँ आपको यह चिट्ठी देने आया हूँ। चाचा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, चिट्ठी देने आए ही? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ सिर्फ मुझे चिट्ठी देने नहीं आए हो, बल्कि किसी उम्मीद में आए हो। तुम्हारा मतलब कुछ और ही है। मुझको बनाने की कोशिश मत करो। तुमने सोचा होगा कि चलो चाचा के यहाँ कुछ मिल जाएगा। के है न, मैं सब जानता हूँ। चाचा का यह व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर भी मैंने शांति से कहा, भला यह आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब मुझे यह पता चला कि मेरे कुए धनी रिश्तेदार भी हैं, तो मैंने इतनी उम्मीद जरूर की थी कि वे लोग मुझे बिल्कुल अनाथ नहीं रहने देंगे और मेरी मदद कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी तरह की भीख चाहता हूँ। मैं आपसे भी कुछ मांगने के लिए यहीं नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ मदद की जरूरत है, बस। ज्यादा बकवक न करो, चाचा ने कुछ चिढ़कर मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। तुम्हें बहुत बोलना आता है। अच्छा लाओ, कटोरा मुझे दे दो। तुम खा चुके, अब जरा मैं भी अपने पेट में कुछ डाल लूं। यह कहकर उन्होंने मेरे हाथ से लपसी का कटोरा ले लिया। जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए उन्होंने थोड़ी ही देर में कटोरा खाली कर दिया। फिर कटोरा एक तरफ सरकाकर और एक डकार लेकर उन्होंने अपने लिए गिलास में थोड़ी सी शराब और डाली। शराब की दो एक चुस्कियों लेकर वे एकदम बोले, तेरा बाप भी बड़ा अजीब आदमी था। दूसरे लोग भले ही उसकी तारीफ करें, लेकिन मुझे वह कभी भी पसंद नहीं आया। उससे मेरी कभी नहीं पटी। बौर जाने दो, तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो न, उस बेईमान ने तुमको यह तक नहीं बताया कि तुम्हारा कोई चाचा भी है और यह जिंदा है। उसको मेरे नाम से भी नफरत थी। इतना कहते कहते उन्हें जोर से खांसी आ गई। खांसने के बाद एक कोने में यूं कर वे फिर से शराब पीने लगे। फिर अचानक उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाप को मरे कितने दिन हुए? यही कोई 3 हफ्ते हुए हैं। 3 हफ्ते हुए? फिर मुंह विचकाकर उन्होंने आगे कहा, सचमुच बड़ा अजीब आदमी था तेरा बाप, एलेक्जेंडर। बड़ा चुप्पा आदमी था। किसी को अपने मन की थाह तक नहीं लगने देता था। वह मेरा भाई था, लेकिन जैसे दुश्मन से भी बढ़कर था। इतना कहकर चाचा फिर कुछ चुप हो गए और शराब पीने लगे। बीच बीच में वे न जाने क्या बड़बड़ाते थे और बार बार एक कोने में युगते जाते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसे आदमी और ऐसी जगह की मैंने कल्पना तक नहीं की थी। इस बड़ी भारी उजाड़ इमारत में मेरे इस बूढ़े और चिड़चिड़े चाचा को छोड़कर और कोई नहीं रहता था। आसपास काफी दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी। चाचा को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा था। इस सुनसान जगह में ऐसे आदमी के साथ मुझे रहना है, यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे रोना आ रहा था और पादरी साहब पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने क्यों मुझे ऐसी जगह भेजा। मेरा मन होता था कि यहीं से भाग निकलूं और फिर कभी लौटकर नहीं आऊं। लेकिन रात काफी बीत चुकी थी और यहाँ का रास्ता भी मेरा देखा हुआ नहीं था। इसके अलावा भागने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि चाचा ने मुझे अंदर लेकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इतने में अचानक चाचा ने सिर उठाया और काफी देर तक मेरी ओर घूरते रहने के बाद वे बोले, खैर मरने वाला मर गया, उसकी याद छोड़ो। अब जब तुम आ ही गए हो तो कोई बात नहीं है, यहीं रहो। काफी रात हो गई। चलो तुम्हें सोने की जगह बता दूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे बिना कोई दिया जलाए या हाथ में मोमबत्ती लिए अंधेरे में ही टटोल कर आगे बढ़ने लगे। मैं भी गिरते पड़ते उनके पीछे पीछे चल रहा था। अंधेरे गलियारे और बरामदे से होते हुए और दो एक अंधेरे कमरों को पार करते हुए वे मुझे एक छोटे से कमरे के पास ले आए और फिर उसका ताला खोलकर बोले, जाओ, यहीं एक खटिया पड़ी है, उस पर सो जाओ। मैं दो एक कदम कमरे में जाने के बाद रुक गया और उनसे कमरे में रोशनी करने को कहने लगा तो वे बोले, अरे यहाँ रोशनी की क्या जरूरत है, बाहर चांद तो चमक ही रहा है। मुझे घर में जगह जगह दिया जलाना पसंद नहीं। मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही उन्होंने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैंने सुना कि वे ताला लगाकर वहां से चल दिए। मेरी समझ में नहीं आया कि चाचा की इस हरकत पर रो या हंसूं। वह कमरा बहुत ठंडा था। बिस्तर भी बर्फ की तरह ठंडा था। लेकिन सौभाग्य से मैं अपना बंडल साथ ही उठाता लाया था।
उसमें मेरा कंबल भी था। अंधेरे में मुझको यहाँ खरिये नहीं दिखाई दी। मैं कंबल ओढ़कर जमीन पर ही लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह बहुत बड़ा कमरा था। 3 बड़ी बड़ी खिड़कियों में से धूप का उजाला अंदर आ रहा था। 10-20 साल पहले यह कमरा जरूर बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब तो धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। चूहों ने कई जगह छेद कर रखे थे और दीवारों का पलस्तर गिर रहा था। बाहर धूप फैली हुई थी, लेकिन अंदर कमरे में बहुत ठंडक थी। मैंने दरवाजा भड़भड़ाया और चाचा को आवाज देना शुरू किया। अंत में कुछ देर बाद आकर उन्होंने मुझे बाहर निकाला। इसके बाद वे मुझे मकान के पीछे ले गए, जहां एक कुआं था। कुएं से पानी खींचकर मैंने हाथ मुंह धोया और फिर मैं रसोई घर में लौट आया। वहां चाचा ने आग जला रखी थी और लपसी पक रही थी। इस समय टेबल पर 2 प्याले और सींग के बने हुए 2 बड़े चम्मच रखे हुए थे। पास ही शराब की एक बोतल और छोटा सा एक प्याला पड़ा था। चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी शराब पियोगे? हमारे देश में जाड़े में सब लोग शराब पीते हैं। जैसे तुम लोग अपने देश में पानी पीते हो, वैसे ही हम लोगों को शराब पीनी पड़ती है। चाचा ने मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही एक दूसरा छोटा सा गिलास निकाला और फिर अपने गिलास में से आधी शराब मेरे गिलास में डाल दी। इसके बाद चाचा अपना पाइप निकालकर तंबाकू पीने लगे और मुझसे बातें करने लगे। अब हम दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। दोपहर में भोजन की जगह हम लोगों ने ठंडी लपसी खाई और फिर शाम को गरम लपसी खाई। मैंने सोचा कि शायद चाचा के पास लपसी के सिवा और कुछ नहीं है। रात में खाना खाने के बाद चाचा ने मुझसे कहा, डेविड, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तभी मैंने तुम्हारे पिता से वायदा किया था कि मैं तुमको 40 पाउंड भेंट के रूप में दूंगा, लेकिन यह रुपया मैंने आज तक तुम्हारे पास नहीं भिजवाया। आज तुम उसे लेती। मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी अलमारी से कुछ सिक्के निकाले और मेरे हाथ में 40 पींड गिन दिए। फिर अचानक वे अपनी छाती पर हाथ रखकर खांसने लगे। किसी तरह कुर्सी पर बैठते बैठते उन्होंने कहा, डेविड, मुझे दिल का दौरा हो आया है। तुम यह चाबी लो और ऊपर चले जाओ। सबसे आखिर वाले कमरे में दया की एक संदूकची रखी है, उसको उठा लाओ। मैंने कहा, अभी ले आता हूँ चाचा। लेकिन क्या कोई दिया नहीं है तुम्हारे पास? कमरे में बहुत अंधेरा होगा और पता नहीं सीढ़ी कैसी है। उन्होंने हौफते हुए कहा, कैसा दिया? मेरे घर में दिए का क्या काम? तुम जल्दी चले जाओ, सीढ़ी वगैरह सब ठीक है। किसी तरह अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए मैं ऊपर चला गया। रास्ते में कई जगह फूटे कनस्तरों और लकड़ी के डिब्बों से मैं टकरा गया। 1-2 जगह मुझको टक्कर भी लगी। ऊपर इतना घना अंधेरा था कि रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। किसी तरह मैं उस कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन चाचा ने मुझे ठीक से रास्ता बताया था, इसलिए थोड़ी ही देर में दवाई की संदूक भी मुझे मिल गई। मैं उसे लेकर नीचे लौट आया। दवा खाकर चाचा की तबीयत कुछ शांत हुई। किसी तरह मैं उनको सहारा देकर उनके सोने के कमरे में पहुंचा आया। रात में अचानक जब मेरी नींद खुली तो मैंने किसी आदमी का हाथ अपने गले पर पाया। मैं फौरन उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर वह बोला, पर भाई, इस जहाज का छोटा कप्तान बड़ा खराब है। वैसे तो यह खूब हंसता हंसाता रहता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वह मार बैठता है। इसीलिए हमारे जहाज के सभी नौकर चाकर उसको चाहते हैं, लेकिन उससे नाराज भी बहुत रहते हैं। फिर उसने आगे बताया कि उसके पिता भी इंग्लिस्तान के किसी बंदरगाह में काम किया करते थे और हाल में ही उनकी मृत्यु हुई थी।
उसने यह भी बताया कि जिस जहाज में यह काम करता है उसका नाम कावनेंट है। इस जहाज पर उन अभागे कैदियों को भी रखा जाता था जिन्हें किसी गंभीर अपराध के कारण उत्तरी अमेरिका में गुलामी की सजा मिली होती थी। इनमें कुछ ऐसे निर्दोष और नादान लोग भी रहते थे। कमरे में पना अंधेरा था, फिर भी मैं पहचान गया कि मेरे बिस्तर के सिरहाने चाचा खड़े हुए हैं। मैंने चीखकर कहा, कीन हो तुम? यही क्या कर रहे हो? चाचा ने पीछे हटते हुए कहा, कुछ नहीं डेविड, यह तो मैं हूं। यह देखने आया था कि तुम सो गए हो या नहीं। अच्छा, सो मैं जा रहा हूं। यह कहकर वे कमरे के बाहर निकल गए। मुझको उनके इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था और साथ ही डर भी लग रहा था। मुझे लगा कि चाचा मेरा गला घोंटना चाहते थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वे ऐसा क्यों चाहते हैं, और हालांकि वे मेरे सगे चाचा है, फिर मुझसे इस तरह अजनबी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। इसी उधेड़बुन में मैं काफी देर तक जागता रहा और फिर मेरी आंख लग गई। सवेरे लपसी का नाश्ता करने के बाद मैंने चाचा से साफ साफ पूछा कि आखिर उनके इस तरह के व्यवहार का मतलब क्या है। वे इस तरह मुझको घूरते क्यों रहते हैं और रात में अंधेरे में मेरा गला क्यों दबा रहे थे। इसके जवाब में चाचा कुछ हड़बड़ाए, लेकिन एकदम से कोई बात नहीं कह सके। इतने में अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। चाचा को वहीं बैठने का इशारा करके मैं खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो चाचा के लिए कहीं से चिट्ठी लाया था। मैं उसको अपने साथ अंदर ले आया। लड़का बड़ा मस्त था और न जाने क्या गुनगुना रहा था। चिट्ठी पढ़कर चाचा ने मुझे दे दी और पढ़ने के लिए कहा। मैंने देखा चिट्ठी में किसी कप्तान होसीजन ने चाचा को लिखा था कि वे जरूरी बातचीत के लिए बंदरगाह पर आ जाएं और साथ चलकर रेकिलर नाम के वकील से बातचीत कर लें। जब चिट्ठी पढ़ चुका तो चाचा ने कहा, देखा तुमने, उसने मुझको बंदरगाह पर मिलने के लिए बुलाया है। वैसे तो मैं नहीं जाता, लेकिन वकील से बात करना जरूरी है। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं राजी हो गया। चाचा अपना बड़ा सा ओवरकोट पहनकर और एक बहुत पुरानी तलवार कमर में बांधकर चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते भर वे मुझसे कुछ नहीं बोले। मैंने उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम रैनसम है और वह 19 साल की उम्र से ही जहाजों पर इधर उधर घूमता रहता है। उसने अपनी छाती खोलकर बताया कि उसने स्पेन में गोदना गुदवाया था। यह न जाने दुनिया भर की कौन सी बातें बताता रहा। उसने कैसे कैसे हिम्मत के काम किए हैं और किस तरह अपने से तगड़े आदमियों से भी लड़ने में वह आज तक नहीं घबराया है, वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि वह लड़का मुझको देहाती समझकर मेरे आगे डींग हाँक रहा है। लड़के ने मुझे कप्तान होसीजन के बारे में भी बताया और उस जहाज के बारे में बताया जिस पर आजकल कप्तान नियुक्त था। कप्तान की उसने बड़ी तारीफ की, जिन्हें शरारत में यह बदले की भावना से पकड़ लिया जाता था और गुलामों की तरह रखा जाता था। किनारे पर पहुंचने पर रैनसम ने एक छोटी सी नाव दिखाकर कहा, देखो डेविड, यह नाव कप्तान के इंतजार में यहाँ खड़ी है, और वह देखो, हमारा जहाज कावनेंट किनारे से आधा मील दूर समुद्र में खड़ा है। घाट से हम लोग किनारे के गांव में आए और हावेस नाम की सराय में पहुंचे। कप्तान होसीजन यहीं रहता था। रैनसम हम लोगों को जीने से होते हुए एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां एक कोने में चिमनी के पास टेबल पर एक लंबा तगड़ा और सींवला सा आदमी चुपचाप बैठा कुछ लिख रहा था। चाचा को देखते ही कह खड़ा हो गया और हाथ मिलाकर चोला, आइए मी बेलफोर, आपको बड़ी तकलीफ हुई। इधर आराम से बैठिए। थोड़ी देर बाद मैं उन दोनों को चहीं बैठे छोड़कर बाहर निकल आया। वे दोनों न जाने किस बात में लगे थे और ढेरों कागजों को उलट पलट रहे थे। नीचे जाकर मैं सराय के मालिक से बातें करने लगा।
उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ही एवेनेजर के साथ आए हो? यह मेरे चाचा का नाम था। जब मैंने हाँ कहा तो वह कहने लगा, बड़े ताज्जुब की बात है। यह बूढ़ा बड़ा दुष्ट आदमी है, लेकिन अपनी जवानी में यह बहुत भला था। और जब खबर उड़ी कि इसने अपने भाई एलेक्जेंडर की हत्या कर दी है, तो इसे बड़ा सदमा पहुंचा और तब से यह एक अच्छे आदमी की बजाय दुष्ट हो गया। क्या तुम्हें यह सब कुछ मालूम नहीं है? जब मैंने कहा कि मुझे यह सब कुछ नहीं मालूम, तो सराय वाले ने आगे बतलाया, अरे यह तो बड़ा मजेदार किस्सा है। तुम इस बूढ़े के साथ हो और फिर भी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लोगों का कहना है कि इसने शाह खानदान का पुराना मकान हथियाने के लिए ही अपने छोटे भाई एलेक्जेंडर की हत्या की। यह कहकर वह अपने ग्राहकों के काम में लग गया। उसकी बात सुनकर मैं भी चक्का रह गया। अब मुझे अपने चाचा की असलियत का पता बला। मैं वहीं एक खिड़की के पास बैठकर घाट की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कप्तान ने घाट पर जाकर अपने आदमियों को कुछ समझाया और इसके बाद वह फिर से सराय में लौट आया। तब तक मेरे चाचा भी उतरकर नीचे आ गए थे। दोनों सड़क पर खड़े होकर कुछ देर बात करते रहे। फिर चाचा ने मुझको आवाज दी। कप्तान ने मुझको देखकर कहा, भाई डेविड, तुम्हारे चाचा ने मुझको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे जैसे लड़कों से मैं हमेशा दोस्ती करना चाहता हूं। अभी आधे घंटे की देर है। आओ चलो, मैं तुम्हें अपना जहाज दिखा दूं। फिर मेरे साथ साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कान में कह दिया, मुझे तुमसे एक बात भी कहनी है। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ देर में हम लोग घाट पर पहुंच गए। कप्तान ने मुझे और चाचा को सहारा देकर नाव में बिठाया। नाव चल पड़ी। कप्तान से दोस्ती करके मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी। नाव में यह मजाक करता रहा, लेकिन चाचा न जाने क्यों गंभीर बने बैठे रहे और रास्ते भर किसी से नहीं बोले। कुछ ही देर में नाव जहाज के पास पहुंच गई। कप्तान के हुक्म से सामान चढ़ाने की एक जालीदार थैली जहाज पर से नीचे लटकाई गई। मुझको उसी में बैठाकर जहाज पर चढ़ाया गया। फिर कप्तान भी ऊपर आ गया। जहाज की छत पर पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई। कप्तान मुझको जहाज के कलपुर्जे दिखाने लगा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, लेकिन मेरे चाचा कहीं हैं? क्या वे जहाज पर नहीं आए? इस पर कप्तान ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे चाचा अपनी जगह हैं और तुम अपनी जगह हो। यह सुनकर मेरे पांव कींपने लगे। मैं दौड़कर जहाज की छत के किनारे पहुंच गया। मैंने देखा कि नाव जहाज से गांव की तरफ लौटी जा रही थी। उसमें मेरे चाचा बैठे थे। मैं जोर से चिल्लाया, वाचा बाचा, मुझे छोड़कर न जाओ। हाय मुझे बचाओ। मेरे चाचा ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुष्टता और पूना के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। मैं और जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी के मजबूत हाथों ने मुझको पकड़कर जहाज के किनारे से अंदर खींच लिया। फिर अचानक किसी ने मेरे सिर पर जोर से चोट की। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अंधेरे में पाया। सिर में अब दर्द हो रहा था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और न जाने कैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जहाज के चरमराने और बड़ी बड़ी लहरों के थपेड़ों की आवाज के बीच जहाड़ियों की आवाजें भी आ रही थीं। जिस कोठरी में मैं पड़ा था, यह जहाज के पेड़े में थी। पने अंधेरे के कारण यह जानना मुश्किल हो रहा था कि अभी दिन या रात। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए मेरा चेहरा देख रहा था। उसने मुझसे पूछा, कहो क्या हाल है? जवाब में मैं सिसक पड़ा। उस आदमी ने मेरी नाही देखी और फिर मेरे सिर के घाव को धोना पोंछना शुरू किया।
याव पर पट्टी बांधकर उसने मुझे टीन के एक प्याले में थोड़ी सी ब्रांडी पीने को दी। इसके बाद वह चला गया। जब दूसरी बार वह लौटकर आया तो मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा था। जोर जोर में दर्द हो रहा था और रस्सियों से बंधे हाथ पैर जैसे कटे जा रहे थे। कोठरी की बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इस बार उस आदमी के साथ कप्तान भी आया था। यह आदमी लालटेन से मुझे दिखा दिखाकर कप्तान से कह रहा था, आप खुद ही देख लीजिए साहब, कितना तेज बुखार चढ़ा है इस लड़के को। इस कोठरी में न हया आती है न रोशनी। यहाँ वह मर जाएगा। कप्तान बोला, तो क्या किया जाए मिराक, और कोई चारा नहीं है। यह जहीं है यहीं रहेगा। मिरियाक ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कप्तान, तो क्या तुम्हें इसकी हत्या के लिए भी रुपया मिलता? इस पर कप्तान बिगड़ खड़ा हुआ और मिरियाक को डांटने लगा, चुप रहिए, यह कैसी बकवास है। आप कहते हैं कि लड़का यहाँ मर जाएगा, तो ठीक है, आप जहाँ चाहें इसको रखिए। कुछ देर बाद मेरे हाथ पैर की रस्सियों काट दी गई। एक आदमी कंधे पर उठाकर मुझको जहाज के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। उसने मुझे कंबलों के एक ढेर पर पटक दिया। उसने इतने जोर से पटका कि मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को कई आदमियों के बीच पाया जो कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। एक आदमी ने मुझको कोई काढ़ा पिलाया और थोड़ी सी शराब भी पिलाई। मेरी तबीयत पहले से काफी हल्की थी। उस कमरे में मैं कई दिनों तक कैदी की तरह रहा। धीरे धीरे मैं बिल्कुल चंगा हो गया। इस बीच मैंने कई आदमियों से जान पहचान भी कर ली। वे लोग बड़े रूखे स्वभाव के थे और शायद दुरे आदमी भी थे, लेकिन उनमें कई गुण थे। जब उनकी इच्छा होती थी तो वे बहुत दयालुता का व्यवहार करते थे और कभी कभी ईमानदारी से पेश आते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मेरे जो पैसे चुराकर आपस में बांट खाए थे, वे मुझे वापस कर दिए। हालांकि उन्होंने पूरे पैसे नहीं लौटाए, लेकिन जितने मुझे मिले उतने से ही मैं खुश था। मुझे पता चला कि हमारा जहाज उत्तरी अमेरिका के कैरोलिना नामक स्थान को जा रहा था। कहीं तुम लोग यह न समझना कि मुझे सिर्फ देश निकाला दिया जा रहा था। उन दिनों गोरे आदमियों को भी गुलामों की तरह बेचा जाता था। मेरे दुष्ट चाचा ने मुझे गुलामी के लिए ही बेचा था। मुझे अब कभी जहाज की छत पर नहीं जाने दिया जाता था। उस कमरे में रहते रहते मेरा जी उबने लगा। एक दिन रात में करीब 11 बजे कप्तान उस कमरे में आया और मुझसे बोला, देखो डेविड, आज तुमको जहाज में काम करना पड़ेगा। तुम और रैनसम जहाज के गोल कमरे में बिस्तर लगाने का काम करोगे। यह कहकर उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। जब मैं नए काम पर गोल कमरे की ओर जाने लगा तो मैंने देखा कि दो जहाजी रैनसम को पसीटते हुए न जाने कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन यह जानकर मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि अब रैनसम के साथ ही मुझको रहना है। यह गोल कमरा जहाज की छत पर करीब 6 फुट की ऊंचाई पर बना था। इसमें सैकड़ों अलमारियों थीं, जिसमें जहाड़ियों का सामान और दूसरी जरूरी चीजें रखी जाती थीं। खाने की अच्छी से अच्छी चीजें, शराब की बोतलें और बारूद वगैरह इसी कमरे में रखी जाती थीं। एक कोने में दीवार से सटी हुई कुछ बंदूकें रखी थीं। दूसरी तरफा दीवार पर दर्जनों तलवारें लटकी हुई थीं। में खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का दृश्य देखा जा सकता था। जिस समय में कमरे में पहुंचा, वहां एक दिया जल रहा था और जहाज का छोटा कप्तान वहीं बैठकर शराब पी रहा था। उसने न तो मेरी तरफ ही देखा और न कप्तान के सम्मान में खड़ा होना ही जरूरी समझा। तब तक मिरियाक आ पहुंचे और कप्तान से कहने लगे, हुजूर, रैनसम को शायद बहुत पीटा गया था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मुझे इतना दुहक हुआ कि मैं रोने लगा। इस जहाज में मैं सिर्फ रैनसम को जानता था और यह भी अब नहीं रहा।
मुझे याद आया कि उसने एक बार बताया था कि इस जहाज का छोटा कप्तान बहुत दुष्ट है और खूब मारपीट करता रहता है। छोटे कप्तान को देखकर मैं घर-थर कांपने लगा। जहाज पर काम शुरू करने की यह मेरी पहली रात थी। थोड़ी ही देर में मैंने अपना काम समझ लिया। मेरी खैरियत अब इसमें थी कि चुपचाप बड़े और छोटे कप्तान की आज्ञा पालन करूं। मैं खूब मेहनत से और मन लगाकर काम करने लगा। मैं अपने काम से सब लोगों को खुश करने की कोशिश करता था। मेरे काम में जहाजियों को खाना परोसना भी शरीक था। कप्तान प्रतिदिन निश्चित समय पर खाना खाने आता था। यह कभी भी अकेले खाना नहीं खाता था। जहाज के किसी न किसी बड़े कर्मचारी को हमेशा अपने साथ खाना खिलाता था। खाना खाने के बाद यह खूब शराब पीता था। दिन में मुझे दौड़ दौड़ कर जहाज के अधिकारियों को शराब पिलानी पड़ती थी। इस तरह मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि मैं बुरी तरह थक जाता था। रात में मैं गोल कमरे में शराब के पीपों के पास लकड़ी के ठंडे फर्श पर अपना कमेत बिठाकर पड़ जाता था। काफी ठंड होने पर भी बकावट के मारे मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। लेकिन जहाजी लोग रात में मुझे आराम नहीं करने देते थे। जो जहाजी रात में जहाज की देखभाल का काम करते थे, वे दिन में काम करने वालों की बजाय ज्यादा शराब पीते थे। वे लोग रात भर मेरा नाम लेकर जोर जोर से चीखते रहते थे और मुझे नींद से उठकर उन्हें शराब पिलानी पड़ती थी। मैं मन मारकर सब कुछ चुपचाप सह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम या कि रैनसम का क्या हाल हुआ था। रैनसम के मरने के बाद से छोटा कप्तान बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था और पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वह जरा सी बात पर नाराज हो जाता था। जहाजियों से भी अक्सर उसका झगड़ा हो जाता था और वह मारपीट कर बैठता था। गाली के बिना तो यह बात ही नहीं करता था। करीब एक सप्ताह तक हमारा जहाज मौसम खराब होने के कारण समुद्र में इधर उधर भटकता रहा। कभी कभी तो लगता था कि हम लोग रास्ता भूल जाएंगे। 10वें दिन बड़ा घना कोहरा पड़ रहा था। अचानक रात में 10 बजे के लगभग, जब मैं कप्तान और मीरनाक को खाना खिला रहा था, जहाज किसी चीज से टकरा गया। बाद में पता चला कि जहाज एक नाव से टकराया था। नाव के 2 टुकड़े हो गए थे और वह जहाज के पेंदे में फंस गई थी। उसके यात्रियों में से सिर्फ एक आदमी को छोड़कर और कोई नहीं बचा। उस आदमी को जहाज पर चढ़ा लिया गया। वह आदमी देखने में मुझको बहुत भला लगा। उसका बातचीत करने का ढंग भी बहुत अच्छा था। जब उसने अपना बरानकोट उतारा तो मैंने देखा कि उसने एक बहुत बड़ी तलवार अपनी कमर में बांध रखी थी। बातचीत के दौरान उसने कप्तान को बताया, नाव में मेरे साथ बहुत अच्छे लोग थे। वे सभी मेरे वफादार दोस्त थे। मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ। अगर आप मुझे फ्रांस पहुंचा देंगे तो मैं आपको बहुत सा इनाम दूंगा। लेकिन कप्तान इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और कपन के 2-3 गिन्नियां रख दी। उन्हें देखकर कप्तान की आंखें चमक उठीं। उस आदमी ने फिर से गिन्नियों अपनी थैली में रख ली। यह थैली एक पट्टे की तरह थी, जिसे वह कमर में बांधे रहता। यह बोला, अगर तुम मुझको फ्रांस के किसी भी किनारे पर उतार दोगे तो मैं तुम्हें 30 गिन्नियों दूंगा। कप्तान राजी हो गया। इसके बाद दोनों बातचीत करते हुए जहाज की छत पर टहलने लगे। असल में बात यह थी कि उस जमाने में कई ऐसे लोग, जिन्हें देश निकाले की सजा मिली होती थी, अक्सर अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने संबंधियों से मिलने के लिए चोरी से स्वदेश आया करते थे। वह आदमी भी ऐसे ही लोगों में से था, बल्कि वह तो विद्रोही और षड्यंत्रकारी भी था। वह इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चला गया था और वहां के राजा के यहाँ काम करता था। जब मैं उसको खाना खिलाने लगा तो मेरी उससे थोड़ी सी बातचीत हुई।
उसने बताया, मैं जेकोबाइट दल का हूं और कुछ दिन हुए इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चला गया है। अच्छा, देखो डेविड, इस बोतल में शराब बहुत कम है। जब मैंने 30 गिन्नी देने का वायदा किया है, तो क्या मुझे यहीं भरपेट खाने पीने को भी नहीं मिलेगा? जाओ, एक बोलत शराब और लाओ, मैंने कहा। शराब की बोतलें जिस अलमारी में रखी हैं, उसकी चाबी कप्तान के पास है, तो क्या हुआ? जाओ, कप्तान से चाबी मौग लाओ। अच्छा, अभी लाता हूँ, यह कहकर मैं कमरे के बाहर आ गया। बाहर डेक पर घना कोहरा छाया हुआ था। घनी काली रात थी। कोहरे के कारण तारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। डेक पर उस समय एक भी जहाजी नहीं था। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा नीचे के डेक पर पहुंचा। वहीं कुछ लोग अपने काम में लगे थे, कुछ सो रहे थे और 4-5 आदमी अंगीठी के पास बैठे ताश खेल रहे थे। एक कोने में मेज पर लालटेन रखकर कप्तान, मिर्नाक और एक और अफसर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वे लोग बार बार चौंक कर इधर उधर देखते थे और फिर आपस में फुसफुसाने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वे लोग कोई गुप्त योजना बना रहे थे। मैं दबे पांच उनकी तरफ बढ़ने लगा। पास जाने पर मैंने जो कुछ सुना उससे मेरे संदेह की पुष्टि हो गई। मैंने सुना, मिर्याक कह रहा था, क्या हम लोग किसी तरह बहकाकर उसे गोल कमरे के बाहर नहीं निकाल सकते? हमारे सारे हथियार गोल कमरे में ही रखे हैं। अगर उसे पता चल गया तो वह कमरे पर कब्जा कर लेगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम मेरे डरपोक हो, कप्तान ने डॉट कर कहा। उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसे गोल कमरे में ही रहने दो। वहीं उसे आसानी से घेरा जा सकता है। उसे कुछ पता चले इसके पहले ही हम लोग हथियारों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वह बहुत तगड़ा है। उस पर आसानी से काबू पाना मुश्किल है, मिर्याक ने दबे स्वर में कहा। कप्तान ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, इसकी तुम चिंता न करो। उसके पास सिर्फ एक तलवार है। पहले 2 आदमी जाकर उसके आसपास बैठ जाएंगे और उसकी बातों में लगाने की कोशिश करेंगे, फिर मौका पाकर उसके हाथ पकड़ लेंगे। या अगर यह संभव नहीं हुआ तो हम लोग कमरे के दोनों दरवाजों से एक साथ अंदर घुस पड़ेंगे और उसको तलवार खींचने का मौका मिले इसके पहले ही हम उस पर हमला कर देंगे। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग उस आदमी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। मेरा मन इन धोखेबाज लोगों के प्रति क्रोध और पूना से भर गया। मेरा मन हुआ कि भागकर गोल कमरे में लौट जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत और समझदारी से काम लिया। मैंने उन लोगों के पास जाकर कहा, कप्तान, वह आदमी और शराब मांग रहा है। लाइए, अलमारी की चाबी दे दीजिए। मेरी आवाज सुनकर वे लोग चौंक पड़े। तभी मिर्याक ने कुछ सोचकर कहा, वाह, यह बड़ा अच्छा मौका है। हम लोग अब आसानी से हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। डेविड हमारी मदद कर सकता है। सुनो डेविड, इधर आओ। क्या तुम्हें मालूम है ना कि गोल कमरे में पिस्तौलें कहीं रखी हुई हैं? अरे हाँ हाँ, डेविड को सब मालूम है। डेविड बड़ा समझदार लड़का है, कप्तान ने बीच में ही कहा। फिर वह मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, सुनो डेविड, गोल कमरे में वह जो आदमी ठहरा है ना, यह बड़ा खतरनाक है। वह हम सब लोगों को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा जानते हो, वह हमारे देश का दुश्मन है। यह राजा जॉर्ज का पक्का दुश्मन है। हमें उस आदमी से बचकर रहना चाहिए। कप्तान के स्वर में अचानक बड़ी मिठास आ गई थी। इतने प्यार से आज तक कभी पहले उसने मुझसे बात नहीं की थी। मैं अच्छी तरह समझता था कि इसका कारण क्या, नेकित अपने मन का भाव छिपाकर चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। कप्तान ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, तो अब समस्या यह है कि हमारे सारे हथियार उस गोल कमरे में पड़े हैं।
बंदूक, पिस्तौल, गोला बारूद सभी कुछ वहीं रखा है। अब अगर हम में से कोई आदमी जाकर वहीं से हथियार हटाने की कोशिश करेगा तो यह बदमाश फौरन ताड़ जाएगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो तो काम बन सकता है। तुम्हारी हरकतों पर वह ज्यादा ध्यान भी नहीं देगा। तुम जाकर 2-3 पिस्तौलें और कुछ गोलियां और बारूद का एक बटुआ उठा लाओ। तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना है। अगर तुम यह काम कर दोगे तो कैरोलिना पहुंचने पर मैं तुम्हारी बड़ी मदद करूंगा और किसी अच्छी जगह तुम्हें काम दिला दूंगा और फिर कुछ दिनों बाद तुम्हें वापस अपने देश पहुंचाऊंगा। इसी बीच मिर्याक ने कप्तान के कान में कुछ कहा। कप्तान बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, मुझे मंजूर है। फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, और देखो डेविड, उस बदमाश आदमी के पास सोने की बहुत सी मोहरें हैं। मैं वादा करता हूं कि जब उसकी रकम हमारे कब्जे में आ जाएगी तो उसमें से तुमको भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है कप्तान साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मुझे अलमारी की चाबी तो दीजिए। मैं जाकर उसके लिए एक बोतल शराब की निकाल दूंगा और जब यह पीने लगेगा तब मैं चाची लौटाने के बहाने पिस्तौलें लेकर आपके पास चला आऊंगा। शाबाश, सचमुच तुम बड़े समझदार लड़के हो। कप्तान ने मेरी पीठ ठोंकी और चाबी का गुच्छा मुझे सौंप दिया। मैं वहीं से धीरे धीरे गोल कमरे की ओर लौटा। रास्ते में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। यह जहाज तो ठगों और हत्यारों से भरा हुआ है। इन लोगों ने मुझको धोखे से भगाया है। बेचारे रैनसम की हत्या कर डाली है और ये लोग थोड़े से धन के लिए एक आदमी की हत्या करने पर उतारू हैं। क्या मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? हरगिज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मेरी भी जान जाने का खतरा है। उस आदमी के साथ साथ ये लोग मेरी भी हत्या कर सकते हैं। हम 2 आदमी मिलकर इतने सारे जहाड़ियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसी तरह सोच विचार करते हुए मैं गोल कमरे में पहुंचा। यह आदमी आराम से बैठा धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि वह मौत के मुंह में आ फंसा है और थोड़ी ही देर में धोखेबाज कप्तान अपने खूंखार साथियों के साथ उसकी गर्दन पर सवार हो जाएगा। मैं फौरन एक निश्चय पर पहुंच गया। अब देर करने का मौका नहीं था। मैं तुरंत उसकी मेज के पास जा पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या तुम अपनी जान देना चाहते हो? मेरा प्रश्न सुनकर वह एकदम उछलकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, इस जहाज में हत्यारे और गुंडे भरे हुए हैं। उन्होंने एक बच्चे की हत्या कर डाली है और अब तुम्हारी बारी है। उस आदमी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। मैं भी उन लोगों को देख लूंगा। इस काम में तुम मेरा साथ देना दोगे ना? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसको अपना नाम और पता बताया तथा संक्षेप में अब तक का सारा किस्सा सुना दिया। उसने बताया कि मेरा नाम एलेन ब्रेक है। अब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। हमने मिलकर अपनी रक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। एलेन ने उस कमरे की मोर्चेबंदी इस तरह की जैसे वह कोई छोटा मोटा किला हो। उसने छत की तरफ के एक दरवाजे को छोड़कर बाकी सारे दरवाजे और खिड़कियों बंद कर दी। उसने कहा, देखो डेविड, हम लोगों को जरा हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम ये गोलियों और बारूद और 2 पिस्तौलें लेकर इस टेबल पर चढ़ जाओ। तुम्हारा काम होगा पीछे वाले दरवाजे की हिफाजत करना। अगर कोई आदमी दरवाजा या खिड़की खोलने की कोशिश करे तो उस पर गोली चला देना। मैं तलवार लेकर खड़ा हूं और इधर से आने वाले का मुकाबला करूंगा। हम लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जब मैं कप्तान के लिए पिस्तौलें लेकर बाहर नहीं गया और काफी देर हो गई तो वे लोग कुछ घबराए। कप्तान मुझको आवाज देता हुआ कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ।
जैसे ही उसने अंदर पैर रखा कि एलेन ने तलवार निकालकर कहा, खबरदार। वहीं खड़े रही। अंदर घुसने की कोशिश न करना। मेरी यह तलवार तुम्हारे जैसे कई कुत्तों को मौत के घाट उतार चुकी है। कप्तान फौरन समझ गया कि मामला क्या है। उसने अपने साथियों को आवाज दी और कड़क कर कहा, धोखेबाज कहीं के। हमने तो तुमको डूबने से बचावा और तुम यह बदला चुका रहे हो। हम सब मिलकर अभी तुम्हारी बोटी चोटी काट डालेंगे। यह कहकर कप्तान ने मेरी तरफ भी घृणापूर्वक देखा और फिर यह वहीं से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह अपने साथियों को लेकर आ पहुंचा। उन्होंने कमरे को घेर लिया। मैं अपने मोर्चे पर डटा हुआ था। मैंने देखा कि छोटा कप्तान तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा है। मैंने एलेन से कहा, यही वह आदमी है। इसी ने उस लड़के की जान ली है। एलेन बोला, ठीक है, तुम जरा खिड़कियों का ख्याल रखो, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। यह कहकर वह छोटे कप्तान से भिड़ गया। देखते देखते छोटा कप्तान वहीं ढेर हो गया। उसके साथियों ने उसके छटपटाते हुए शरीर को दरवाजे से बाहर खींच लिया। तब तक कुछ लोग लोहे की छड़ें लेकर उस दरवाजे को पीटने लगे जहीं में पिस्तौल लिए खड़ा था। मैंने इसके पहले कभी पिस्तौल नहीं चलाई थी, लेकिन फिर भी मैंने निशाना साधकर गोली चला दी। एक आदमी वहीं ढेर हो गया। जहाजियों में भगदड़ मच गई। तभी मैंने दूसरी गोली चलाई। इस बार दूसरा आदमी घायल हो गया और बाकी लोग वहीं से भाग खड़े हुए। मैंने फिर से अपनी पित्तील भर ली। उधर एलेन ने भी 2 आदमियों को घायल कर दिया था। अब जहाजी कमरे से दूर हटकर आपस में कुछ बहस करने लगे। तब तक एक आदमी चुपके से तलवार लेकर अंदर कूद आया। यह मुझ पर वार करने ही जा रहा था कि मैंने उसके सीने में गोली मार दी। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर छटपटाने लगा और थोड़ी ही देर में मर गया। एलेन ने भी 3-4 आदमियों को मार गिराया। एक बार तो हम लोगों को लगा कि हम हार जाएंगे, क्योंकि कमरे में एक साथ कई आदमी तलवारें लेकर घुस पड़े थे। लेकिन एलेन ने सबको मार भगाया। थोड़ी ही देर में हमारे शत्रु भाग निकले। अब न सिर्फ कमरे पर बल्कि सारे जहाज की छत पर भी हमारा अधिकार था। जैसे ही कोई आदमी छत पर आने की कोशिश करता, मैं खिड़की में से गोली चला देता। अंत में कप्तान ने अपने सभी आदमियों को नीचे बुला लिया। अब तक मैं बिल्कुल नहीं घबराया था, लेकिन इतने सारे आदमियों को मरा देखकर मुझे न जाने कैसा लगने लगा और रोना आ गया। एलेन ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, डेविड, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम बहुत थक गए हो, आराम से सो जाओ। मैं अकेले ही 3-4 घंटे तक पहरा दूंगा। उसके बाद तुम पहरा देना और मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। इसके बाद एलेन ने कमरे की सफाई की और मरे हुए लोगों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। मैं जमीन पर ही लेट गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। 4 घंटे बाद उसने मुझे जगाया। मैं 2 भरी हुई पिस्तौलें लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और एलेन आराम करने लगा। सवेरा होने पर मैंने देखा कि जहाज जमीन के पास पहुंच रहा है। बाद में पता चला कि हमारा जहाज भटककर रम नाम के एक द्वीप के पास आ पहुंचा था। कुछ देर बाद एलेन भी उठ आया। हम दोनों ने बैठकर भरपेट नाश्ता किया। इस बीच किसी भी जहाजी ने ऊपर आने की हिम्मत नहीं की। खाना खाते समय एलेन ने अपने कोट के चांदी के बटनों में से एक बटन काटकर मुझको दिया और कहा, लो डेविड, इसको रख लो। यह तुम्हारे काम आएगा। कहीं भी जाओगे और इस बटन को दिखाओगे तो मेरे मित्र तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचेंगे। हम लोग इसी तरह बातें कर रहे थे कि अचानक छत के कोने से मिरियाक ने आवाज दी। वह समझौता करना चाहता था। उसने कहा, डेविड, जरा अपने दोस्त को खिड़की के पास बुलाओ।
कप्तान साहब उससे बात करना चाहते हैं। एलेन दरवाजे पर खड़ा होकर कप्तान से बात करने लगा। कप्तान ने कहा, देखो भाई, इस तरह तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और जहाज भी न जाने कहाँ भटक जाएगा। तुमने मेरे छोटे कप्तान को मार डाला है। असल में वही जहाज चलाया करता था और वही सारे रास्ते जानता था। इस हालत में मैं तुमको फ्रांस की जमीन पर नहीं उतार सकूंगा। मुझको ग्लासगो में ही रुक जाना पड़ेगा। एलेन ने उसको डांट कर कहा, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। तुम मुझे फ्रांस में कहीं भी छोड़ सकते हो। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास शराब अब नहीं रह गई है। मैं तुमको 2 बाल्टी पानी के बदले 1 बोतल ब्रांडी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों में कुछ हद तक संधि हो गई। कप्तान के आदमी 2 बाल्टी पानी ले आए, जिससे हम लोगों ने कमरे के फर्श पर से खून के धब्बों को धो डाला। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी और जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। हम दोनों बैठकर बात करने लगे। पहले मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई, उसके बाद एलेन अपना किस्सा सुनाने लगा। उसने बताया कि यह अंग्रेजी पलटन से भाग निकला था। असल में वह एक छोटी जाति का सरदार था और उन लोगों ने सन 1688 की क्रांति में भाग लिया था। उस क्रांति में वे लोग हार गए थे और उनके दल के लोग तितर-बितर हो गए। उसके साथी अब भी उसको बहुत मानते थे और रुपए पैसे से उसकी मदद करते रहते थे। एलेन ने आगे बताया कि उसकी जाति के लोग राजा को रुपया अदा करने के अलावा उसको भी बराबर रुपया देते रहते थे। कई लोगों से उसकी दुश्मनी है। उनमें से रेड फॉक्स के नाम से बदनाम एक आदमी राजा जॉर्ज का एजेंट है और मेरी एलन की पुरानी जमींदारी में बड़ा अत्याचार करता है। यह एपिन के निवासियों से झूठ-मूठ जुम्नी वसूलता रहता था। हालांकि मैं अपने को विग यानी राजा जॉर्ज का समर्थक कहता था, लेकिन उस विद्रोही आदमी ने जिस तरह अपनी कहानी बताई उससे मुझको उसके साथ सहानुभूति हो गई। मुझे लगा कि उसके साथ और उत्त के सबसे बड़े सरदार के साथ तथा उसके अन्य साथियों के साथ अन्याय हुआ है। अंत में उसकी सारी कहानी सुनकर मैंने उससे कहा, तुम जिस तरह रेड फॉक्स नाम के आदमी के बारे में सोचते हो वह कुछ ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि वह तो राजा के हुक्म पर काम करता होगा। तुम्हें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, यह सब तुम्हारी समझ के बाहर की बात है। यही तुम्हारी समझ से काम नहीं चलेगा। वह आदमी बड़ा दुष्ट है और उससे बदला किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब तक कप्तान ने दरवाजे के पास आकर कहा, एलेन, अंधेरा बढ़ता जा रहा है और रास्ता हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें रास्ता मालूम हो और तुम जहाज चला सकते हो तो जाओ, जरा कोशिश करो, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं देना चाहते हो। वरना याद रखो, अब की तुम्हारी बारी है। मैं तुम लोगों में से एक एक से निपट सकता हूं, एलेन ने कहा। लेकिन कप्तान और उसके साथियों के चेहरे से लगता था कि वे लोग सचमुच बहुत परेशान थे और जहाज उनके काबू में नहीं था। एलेन ने उनकी मदद करने का निश्चय किया। मैं भी उसके साथ साथ बाहर आ गया। बाहर आकर हम लोगों ने देखा कि जहाज न जाने किस चट्टानी किनारे के पास भटक आया था। आगे 2 बड़ी-बड़ी चट्टानों के बीच से होकर गुजरना था। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसमें जहाज के बट्टान से टकराकर टूट जाने का भय था। जहाज को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, लेकिन अचानक बड़ी तेज हवा चलने लगी और जहाज की पाल उलट गई। देखते देखते जहाज गेंद की तरह चक्कर खाकर धमाक से एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराया। इस धक्के से हम लोग जहाज की छत पर मुंह के बल आ गिरे। यह चट्टानी किनारा कौन सा है, इसके बारे में हम लोग भी तय नहीं कर सके। कुछ जहाजियों का कहना था कि यह इंग्लैंड का सबसे दक्षिणी किनारा है, जहां काले पत्थरों की एक पहाड़ी समुद्र में चली गई है।
जहाज उस समय चट्टानों के बीच फंस गया था। सब लोग मिलकर जहाज को निकालने की कोशिश करने लगे। कप्तान तो बुरी तरह पथरा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह उस जहाज को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। उसे डर था कि कहीं जहाज टूट न जाए। हवा के झोंकों और समुद्री लहरों के थपेड़ों से जहाज चार चार चट्टान से टकरा रहा था। हम लोगों ने जहाज को छोड़ देने का निश्चय किया, क्योंकि अब यह किसी भी क्षण टूट सकता था। जहाज से समुद्र में नावें उतारी जाने लगीं। जैसे ही मैं एलेन और कुछ घायल जहाजियों के साथ एक नाव में उतरने जा रहा था कि जहाज को एक बहुत बड़ी लहर ने धक्का दिया और देखते देखते यह उलट गया। इस धक्के को मैं संभाल नहीं सका और समुद्र में जा गिरा। मुझको तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं बार बार पानी में डूबने और उतरने लगा। बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, इसलिए कभी तो मैं चट्टान के पास होता और कभी वहां से एक फरलांग दूर छिटक जाता था। थोड़ी ही देर में मैं बहुत सा पानी पी गया। मैं डूबने ही वाला था कि अचानक जहाज से टूटकर गिरा हुआ एक बड़ा सा लट्ठा बहते हुए उधर से आ निकला और मैं उसी के सहारे तैरने लगा। कुछ देर में मैं जहाज से बहुत दूर निकल आया। यहते भते में किनारे के पास आ गया और फिर लट्ठे को पानी में छोड़कर किनारे पर चढ़ाया। मैं बुरी तरह थक गया था और मेरे पैर कॉप रहे थे। इस समय किनारे पर मैं बिल्कुल अकेला था। रात का घना अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। मैंने एलेन को और कप्तान को कई आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं वे लोग जीवित बचे थे या नहीं। कम से कम उस किनारे पर तो अभी तक कोई जहाज नहीं आया था। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में मैं एक बड़े से टीले पर जा पहुंचा। वहीं बैठकर मैंने रात बिताई। जब सवेरा हुआ तो मैंने चारों तरफ नजर दिखाई। दमे कहीं दूर तक भी मेरे जहाज का कोई निशान नजर नहीं जा रहा था। मैंने खूब जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज खाली चट्टानों ही से टकराकर लौट आती थी। मेरा जवाब किसी ने नहीं दिया। अंत में जिधर से सूरज निकल रहा था उधर ही पूर्व दिशा की ओर मैंने चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर अचानक मेरा रास्ता रुक गया, क्योंकि वहां आगे फिर समुद्र आ गया था, जो चट्टान से घिरा होने के कारण खाड़ी की तरह लग रहा था। उस पार जाने का कोई रास्ता न देखकर मैं किनारे किनारे चलने लगा। अभी तक मेरे कपड़े भीगे हुए थे। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर उठ नहीं पाया था। इसी बीच आसमान में बादल छाने लगे और कुछ ही देर में पानी बरसने लगा। आसपास कहीं कोई पेड़ नहीं था। मैं भीगते हुए ही आगे बढ़ने लगा। मेरी जेब में चाचा के दिए हुए कुछ रुपए और एलेन का चांदी का बटन था। इसके सिवा मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहीं आ पड़ा हूं और अब आगे क्या होने वाला है। अंत में मैं एक तिरछी उठी हुई चट्टान की छाया में जा बैठा और किसी तरह भीगने से बच गया। पानी बीच बीच में बड़ी देर के लिए रुक जाता था और फिर बरसने लगता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्जन टापू पर कहाँ जाऊं और क्या करें। मुझे बार बार कंपकंपी छूट रही थी। पानी में भीगने के कारण मुझे जुकाम हो गया। मेरे कपड़े भी अभी तक गीले थे। इधर उधर भटकने के बाद मैं एक ऐसी चट्टान के किनारे पहुंचा जहां मुझे लगा कि वहां पानी ज्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि पानी में बीच बीच में चट्टानें निकली हुई थीं। मैं हिम्मत करके पानी में उतर गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वहीं से दूसरा किनारा ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं कुछ दूर आगे बढ़ पाया था कि अचानक पानी में गोते लगाने लगा। अब आगे पानी बहुत ज्यादा गहरा था। इसी बीच एक लहर आई और उसने मुझे उछालकर फिर से चट्टान पर ला पटका, वरना मैं उस दिन यहीं डूब जाता। वापस किनारे पर आकर मैं गिरता पड़ता दूसरी तरफ बढ़ा।
मेरा तिर चक्कर खा रहा था और पैर लड़खड़ा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर बालू वाला किनारा मिला। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और पानी में आगे बढ़ना शुरू किया। मैं काफी दूर तक आगे बढ़ गया। वहीं से दूसरा किनारा बहुत पास नजर आता था। लेकिन अभी मेरे दुर्भाग्य का अंत नहीं हुआ था। धीरे धीरे पानी की गहराई बढ़ने लगी और पानी मेरे गले तक आ लगा। गहराई बराबर बढ़ती जाती थी, इसलिए आगे चढ़ना बेकार था। वहां से दूसरा किनारा थोड़ी ही दूर रह जाता था। यह सोचकर कि शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। लेकिन आवाज चट्टानों से टकराकर वापस लौट आई। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं निराश होकर वापस किनारे पर लौट आया। किनारे पर आकर मैं बालू पर गिर पड़ा और अपनी असफलता पर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन वहीं कीन मेरे आंसू पोंछने वाला था। काफी देर तक मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहा। इस टापू पर मैंने जितना समय बिताया वह मेरे जीवन का सबसे भयानक समय था। आज भी उस समय की याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी मुतीयत अब तक शायद ही किसी पर पड़ी हो। मैंने इस तरह की कुछ कहानियों पढ़ी थीं, जिनमें जहाज डूबने से लोग किसी अनजान टापू में अकेले जा पड़े थे और वहां उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। लेकिन जैसा कि रॉबिन्सन ब्रूसो के साथ हुआ था, या तो इन लोगों की जेब में चाकू छुरी और कुछ औजार वगैरह होते थे, या औजारों की कोई पिटारी बहकर टापू में पहुंच जाती थी। और यहाँ मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मेरी जेब में कुछ रुपए और एलेन के चांदी के बटन के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा मैं देहात का रहने वाला था और इससे पहले कभी भी मैंने जहाज में यात्रा नहीं की थी और न किसी जहाजी से बातचीत करने का मौका ही मुझे मिला था। इसलिए न तो मुझे समुद्र के बारे में कुछ पता था और न समुद्री जीवन के बारे में। हाँ, इतना मुझे जरूर मालूम था कि समुद्र के किनारे की चट्टानों के पास मिलने वाली मछलियों को खाया जा सकता है। मैंने दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से 2 मछलियों को पकड़ा और उन्हें कच्चा ही खाकर अपनी भूख मिटाई। उस उजाड़ टापू पर न तो कोई नदी थी और न कोई झरना था। पेड़ पौधों का तो नाम तक नहीं था। एक गड्ढे में थोड़ा चरसाती पानी जमा हो गया था। उसी को पीकर मैंने अपनी प्यास बुझाई। भूख के मारे में मछलियों को खा तो गया, लेकिन बाद में मुझे कुछ मतलीसी आने लगी और फिर क्या हो गई। मुझे चक्कर आने लगे। काफी देर तक मेरी तबीयत खराब रही और मैं वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई और मैं टापू का चक्कर लगाने के लिए निकला। पूरा टापू उजाड़ और चट्टानी था। यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था। कुछ शिकारी चिड़ियों जरूर दिखाई दे जाती थीं, लेकिन उनको मारने या पकड़ने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। काफी दूर आगे चलने पर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर मैंने आसपास का दृश्य देखा। सामने दूसरे किनारे पर कुछ दूर पर खेत नजर आते थे। वह रोस का किनारा था। मैंने जय इसी टीले के आसपास रहने का निश्चय किया। इस टीले पर एक गुफा जैसी जगह भी थी, जिसके सामने एक छप्पर सा लगा हुआ था। हो सकता है वहीं कभी कोई रहता हो, या हो सकता है कि इस टापू पर मछली पकड़ने के सिलसिले में कभी कभी आने वाले मछुआरों ने यहाँ अपने लिए आराम की जगह बनाई हो। इसके अलावा इस टीले में एक और विशेषता थी। इसके ऊपर से दूसरे किनारे का वह हिस्सा दिखाई देता था जहाँ एक बस्ती यसी हुई थी। वहां से कुछ घरों के छप्पर और एक पुराना गिरजाघर दिखाई देता था। ये मकान किनारे से बहुत दूर थे, लेकिन सुबह शाम उनसे धुआं निकलकर चक्कर खाता हुआ ऊपर आसमान में उठता था और मुझे अपने गांव की याद दिलाता था। जब अकेलेपन के कारण मेरा मन ऊब जाता था तो मैं इसी टीले पर चढ़ जाता था और सामने की बस्ती के घरों से निकलने वाले धुएं को देखता रहता था। इससे मेरा जी कुछ हल्का हो जाता था और मुझे कुछ हिम्मत वैधती थी।
मैं सोचता था कि ईश्वर जरूर मेरी मदद करेगा और इस कैदखाने से मुझे छुड़ाएगा। 2 दिन बाद सवेरे जब मैं समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठा आंसू बहा रहा था तो अचानक कुछ दूरी पर मुझे एक छोटी सी नाव दिखाई दी। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देना शुरू किया। उस नाव में 2 मछुआरे बैठे थे। ये लोग मेरी चट्टान के पास अपनी नाव से आए। जब मैंने उनसे उस पार पहुंचा देने की प्रार्थना की तो उनमें से एक मछुआरे ने कहा, भाई, इस किनारे पर नींव लगाना बहुत मुश्किल है। चट्टानें ऐसी कटी हुई हैं कि तुम नीचे नहीं उतर सकोगे। तुम बाएं किनारे पर चले आओ। अभी जार उतर गया है और समुद्र का पानी काफी पट गया है। तुम चाहो तो पैदल ही उस पार पहुंच सकते हो। यह सुनकर मैं फौरन दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में बाएं किनारे पर जा पहुंचा। जब मैं समुद्र में उतरा तो मेरे आश्चर्य और खुशी की सीमा नहीं रही। सचमुच पानी बहुत घट गया था। सिर्फ घुटने तक पानी था। मैं दौड़ता हुआ उस पार जा पहुंचा। उस पार पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि इंग्लैंड का यह हिस्सा रोस के किनारे के नाम से जाना जाता है। चलते चलते मैं एक झोंपड़े के पास पहुंचा। वहां एक यूढ़ा धूप में बैठा पाइप पी रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उस जहाज दुर्घटना में से कोई आदमी बचकर किनारे लगा था, तो वह बोला, ही बेटा, उसमें से लगभग सभी आदमी बच गए। सिर्फ एक लड़के का पता नहीं चला। उसके बारे में एक फ्रांसीसी सरदार इस गांव में एक संदेशा छोड़ गया है। उसने मुझे बताया है कि लड़के के पास एक चांदी का बटन है। वरन देखकर मुझे उसको आगे का रास्ता बता देना है। मैं तो मारे खुशी के उछल पड़ा। यह तो मुंहमांगी मुराद मिल रही थी। मैंने फौरन अपनी जेब से निकालकर चांदी का यह बटन बुड्ढे के हाथ पर रख दिया, जिसे मुझे एलेन ने दिया था। बुड्ढे ने फौरन मुझको अपने घर में जगह दी और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। उसकी स्वी ने मेरी बड़ी सेवा की। उन लोगों ने मेरे कपड़े बदले, मुझको अच्छा खाना खिलाया और थोड़ी सी ब्रांडी पीने को दी। खा पी कर मैं सो गया। मैं इतने दिनों का भूखा प्यासा और थका हुआ था, इसलिए आराम मिलने पर जो सोया तो दूसरे दिन दोपहर में उठा। दूसरे दिन खा पी कर मैंने आगे की यात्रा की तैयारी की। बुड्ढे ने मुझको चुपके से बताया, एलेन वेकर का नाम किसी के सामने मत लेना। उसे विद्रोही पोषित कर दिया गया है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे गिरफ्तार करना चाहती है। असल में वह हमारे सरदार का खास आदमी है और यह इलाका उसी जागीर में पड़ता है। लेकिन सरदार ने उसकी जागीर जब्त कर ली है। वह अंग्रेज ही है, लेकिन अब फ्रांसीसियों की तरह कपड़े पहनता है और हम लोग भी उसके बारे में किसी अनजान आदमी से बात करते समय उसे फ्रांसीसी ही बताते हैं। इस समय यह यहाँ से 50-60 मील दूर एक गांव में गया है। उस गांव के लोगों को सरकारी तहसीलदार बहुत तंग करता है। एलेन वहीं इसी की रोकथाम की कोशिश करेगा। कूड़े के बताए हुए रास्ते के अनुसार मैंने अपनी यात्रा आरंभ की। 2 दिन बाद में उस गांव में पहुंचने वाला था। मुझे पैदल ही चलना था क्योंकि मेरे सारे पैसे खो गए थे। मेरी जेब में इस समय सिर्फ 10 गिन्नियां बची थीं, जिन्हें मैं आगे के लिए बचाए रखना चाहता था। जिस गांव में मुझे पहुंचना था उसका नाम ओचर्न था। जब मैं थक जाता था तो कहीं पड़कर सो जाता था या बैठकर सुस्ता लेता था और फिर उठकर चलने लगता था। बीच में सिर्फ 2 घर ऐसे पड़े जहां एलेन मेरे ठहरने का इंतजाम करता गया था। इन घरों में मुझे अच्छा खाना मिला। इस तरह चलते चलते मैं ओवर्न के पास वाले जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल काफी घना था और ऊंची नीची पहाड़ियों पर छाया हुआ था। एक जगह रास्ता बहुत ही संकरा हो गया था। कुछ दूर चलने पर मैंने देखा कि कुछ सिपाही बंदूकें और भाले लिए चले आ रहे थे।
मैं बबराकर एक पेड़ की ओट में छिप गया। जब सिपाही चले गए तो मैं फिर निकलकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद 4 सरकारी अफसर अपने घोड़ों की लगाम थामे पैदल चलते हुए उधर से निकले, क्योंकि यह रास्ता ऐसा नहीं था कि घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा जा सके। सबसे आगे जो अफसर चल रहा था उसने मुझको रोका और पूछा, क्यों लड़के, तू यहीं क्या कर रहा है? तू तो कोई परदेशी मालूम होता है। कहाँ जाना चाहता है? जब मैंने बताया कि मैं ओचने में एक आदमी के यहाँ जा रहा हूँ तो उसका माया ठनका और उसने भी है सिकोड़कर कहा, क्यों, वहीं तुम्हें क्या काम है? वह गांव तो सिपाहियों से चिरा हुआ है और मैं वहीं जुर्माना वसूल करने जा रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं उसी अत्याचारी तहसीलदार के सामने खड़ा था जो एलेन येकर का दुश्मन था और उसके गांव के लोगों को तंग करने में लगा हुआ था। मैं वहीं से किसी बहाने भाग निकलने का उपाय सोचने लगा। इतने में तहसीलदार के साथ के एक आदमी ने कहा, हुजूर, मुझे इस लड़के पर शक हो रहा है। शायद एलेन का कोई खुफिया मालूम होता है। यह कहकर उसने जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि अचानक पेड़ों के पीछे से न जाने कहीं से एक गोली सनसनाती हुई आई और तहसीलदार की छाती में घुस गई। तहसीलदार जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। उसके साथियों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग सिपाहियों को आवाज देने लगे और कुछ इधर-उधर हत्यारे की तलाश में दौड़ने लगे। मौका पाकर मैं भी वहां से भाग निकला और घने पेड़ों से ढकी हुई एक पहाड़ी पर चढ़ गया। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी काला लबादा ओढ़े और हाथ में चंदूक लिए पेड़ों के बीच से होकर भागा जा रहा था। मैं फौरन ताड़ गया कि इसी आदमी ने तहसीलदार पर गोली चलाई है। मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी एक झाड़ी के पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, डेविड, उधर न जाओ। जैसे ही मैंने घूमकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। झाड़ी के पास ही एलेन हाथ में एक लाठी लिए खड़ा था। जब मैं पास पहुंचा तो वह बोला, डेविड आओ, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। मेरे मना करने पर भी मेरे एक साथी ने गोली चलाकर तहसीलदार को मार डाला है। सिपाहियों को यही शक होगा कि मैंने यह हत्या की है। वैसे ही वे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और अब तो मेरी जान ही ले लेंगे। वे तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको शक हो गया होगा कि मेरे ही कहने से तुमने तहसीलदार को रास्ते में रोक रखा था। मैं इस घटना से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन एलेन से मिलकर बहुत खुश भी था। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं एलेन के साथ साथ भागने लगा। रास्ते में एलेन बोला, डेविड, तुमसे फिर से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं जानता था कि तुम जरूर बच गए होंगे और किसी न किसी दिन जरूर मुझसे से मिलोगे। आओ इधर, इन झाड़ियों के पीछे से होकर एक रास्ता जाता है। सिपाहियों का शोर बढ़ता जा रहा था। 6 लोग शायद पहाड़ी को घेरने में लगे हुए थे। बार बार बंदूक की आवाज होती थी। हम लोग कभी झुककर आगे बढ़ते थे और कभी पेड़ों के पीछे होकर भागने लगते थे। कुछ देर बाद हम दोनों बुरी तरह थक गए और एक घने पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। एलेन बोला, डेविड, एक बार तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर किसी तरह की आंच आने पाए, इसलिए तुम यहाँ से भाग निकलो। मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। मैं इन लोगों से निपट लूंगा। तुम्हारे पास मेरा बटन तो है ही, तुम जिसे भी बटन दिखाओगे वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन मैं अब एलेन का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं था। मुझे एक साथी की बहुत जरूरत थी, खासतौर से इसलिए कि मुझे अभी अपने धोखेबाज चाचा से भी निपटना था। मैंने एलेन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम मुझे भी अपने साथ से चलो। यह सुनकर एलेन बहुत खुश हुआ और मेरा कन्या धपधपाते हुए बोला,
ठीक है, मुझे तुमसे वही आशा थी। लेकिन भाई, मेरे साथ तुम्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अभी हम लोगों को इस तरह कई दिन तक भागते रहना पड़ेगा। बारों तरफ से हम लोगों को घेरने की कोशिश होगी। हम लोगों को जंगलों और पहाड़ों के रास्ते ही भागना होगा। इसी तरह 2 दिन तक भागने के बाद हम लोग एक गांव में पहुंचे जहीं एलेन का एक साथी जेम्स रहता था। अंधेरा होने पर हम लोग चुपके से जेम्स के घर पहुंचे। जेम्स ने अपने घर के एक गुप्त कमरे में हम लोगों को ठहराया और हमारे खाने पीने की व्यवस्था की। आधी रात तक वहां एलेन के कुछ और मित्र भी आ पहुंचे। सबने बैठकर आपस में राय की और यह तय किया कि एलेन को किस रास्ते से भागना चाहिए। एलेन को कुछ रुपयों की भी जरूरत थी, लेकिन इस समय उन लोगों के पास रुपए नहीं थे। उन्होंने 3 दिन बाद एक निश्चित स्थान पर रुपया पहुंचाने का वायदा किया। इसके बाद एलेन ने उन लोगों से कहा, ठीक है, अब तुम लोग हमारी यात्रा की तैयारी कर दो। एक बड़ी तलवार मुझे और एक डेविड का दे दो। हमें पिस्तौलें भी चाहिए। इसके अलावा कुछ गोली बारूद का भी इंतजाम कर दो। खाने के लिए हम लोग एक थैले में कुछ सत्तू अपने साथ रखेंगे। थैले में ही एक छोटी सी तश्तरी साथ रख दो। उन लोगों ने सारी तैयारी कर दी। एलेन ने अपने फ्रांसीसी कपड़े उतार दिए और भेस बदलने के लिए अंग्रेजी पोशाक पहन ली। फिर तैयार होकर हम लोग अंधेरे में ही गांव से बाहर निकल आए। रास्ते में हम लोगों को पता चला कि चारों तरफ हमारी खोज हो रही है। जगह जगह सिपाहियों के खेमे लग गए हैं और भागने के रास्ते पर बंदूकें लेकर चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं। इससे हमारा रास्ता और भी मुश्किल हो गया। हम लोगों को बीहड़ जंगली रास्तों से आगे बढ़ना पड़ता था। भागते भागते हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से एक नदी 2 भागों में फूटती थी। दोनों धाराओं को पार करके हमें सामने वाले किनारे पर पहुंचना था। इसमें एक जगह एक बड़ी खतरनाक चट्टान पर से कूदना था। बट्टान फिसलन से भरी हुई थी और उसकी दोनों तरफ से नदी की तेज धाराएं बह रही थीं। पहले एलेन ने छलांग लगाई। वह चट्टान पर जा पहुंचा। मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं था। मैं आंख मूंदकर चट्टान पर कूद पड़ा। अब हमें दूसरी धारा के पार कूदना था। एलेन इस बार भी बड़े मजे में कूद गया, लेकिन मैं किनारे के पास ही छप से पानी में जा गिरा। पानी इतना तेज था कि अगर एलेन ने लपककर मेरे बाल नहीं पकड़ लिए होते तो मैं बह जाता। किसी तरह गिरते पड़ते हम लोग आगे बढ़े। 3 दिन बाद एक छोटे से जंगल के पास एक आदमी हम लोगों को मिला। उसे जेम्स ने भेजा था। उसने आकर हमें खबर दी कि जेम्स और उसके कुछ नीकरों को सिपाहियों ने पकड़कर फोर्ट विलियम के किले में बंद कर दिया है। आसपास के सारे इलाकों में सिपाही फैले पड़े हैं और एलेन की खोज हो रही है। न जाने कैसे यह हल्ला हो गया था कि एलेन ने ही गोली चलाकर तहसीलदार की हत्या की है। सरकार ने हम दोनों को पकड़ने वाले को एक सी पिंड इनाम देने की घोषणा की थी। आसपास के सभी थानों में खबर भेज दी गई थी। उस आदमी ने आगे बताया कि जेम्स की पत्नी ने बड़ी मुश्किल से कुछ रुपया इकट्ठा करके उसके लिए भेजा था। उसने एक पर्चा भी भेजा था जिसे पुलिस के हर थाने में लगाया गया था और जिसमें एलेन और डेविड का हुलिया बताते हुए दोनों को पकड़ने वाले को इनाम की घोषणा की गई थी। उस आदमी ने हमें सोने की 4 मुहरें और कुछ छोटे सिक्के दिए। इस तरह तैयार होकर हम लोग आगे बढ़े। लगभग 11 घंटे की कड़ी यात्रा के बाद सवेरा होते होते हम लोग पहाड़ी इलाके के छोर तक जा पहुंचे। आगे कुछ दूर तक बिल्कुल रेगिस्तानी जमीन पड़ती थी। किसी तरह गिरते पड़ते हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। दोपहर होते होते हम लोग बुरी तरह थक गए और एक जगह सो गए। पहले एलेन पहरा देता रहा और मैं सोता रहा।
लेकिन कुछ ही देर बाद एलेन ने मुझे जगा दिया। असल में मैं इतनी गहरी नींद में सोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी देर हुई। इसके बाद एलेन सो गया और मैं पहरा देने लगा। एलेन ने सोने से पहले एक टहनी जमीन में गाड़ दी और मुझसे कह दिया कि जय इसकी छाया झाड़ी के पास पहुंचे तो मैं उसे जगा दूं, क्योंकि तब तक हमें वहीं से रवाना हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं भी ऊँघने लगा और एक बार जब मैंने आंख खोली तो पाया कि मैंने एलेन को जगाने में बहुत देर कर दी थी। भारे शर्म और दुहक को मेरा दिल बैठा जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कुछ दूर घुड़सवार सिपाही हमारी तरफ बढ़े आ रहे थे। जब मैंने एलेन को जगाया तो पहले उसने सिपाहियों की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ और फिर बहुत नाराज होकर मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि उसका मतलब क्या था। मैं अपने कर्तव्य में असफल रहा था। अंत में मैंने उससे कहा, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आगे क्या किया जाए, यह बोता करना क्या है, किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ेगी। हम लोगों को अब उसी तरह भागना चाहिए जिस तरह हिरण भागते हैं। यह सामने तुम्हें जो पहाड़ दिखाई दे रहा है न, हमें उधर ही भाग निकलना चाहिए। उस पहाड़ पर कहीं भी पेड़ और झाड़ी नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी चट्टानों के पीछे छिपकर हम लोग अपनी जान बचा सकते हैं। मैं बुरी तरह थक गया था और आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहाड़ के पास पहुंच जाएं। मैंने एलेन से कहा, मुझसे तो एक कदम भी आगे नहीं चला जाएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ देर और आराम करना चाहता हूँ। एलेन मुझे डॉटकर बोला, आराम, सिपाही आगे बढ़े आ रहे हैं और तुम आराम करना चाहते हो। चलो मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। यह कहकर उसने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन मैंने कहा, नहीं, अभी रहने दो। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। एलेन तेजी से भागने लगा और मैं भी किसी तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक किसी की सीटी की आवाज आई और हम लोग दुबककर जमीन पर बैठ गए। इतने में 3-4 आदमी एक झाड़ी से कूदकर हमारे सामने आ खड़े हुए। असल में ये एक दूसरे जागीरदार के आदमी थे। उन लोगों ने हमारे हथियार छीन लिए और हमें वहीं बैठने को कहा। एलेन ने मुझे बताया, ये लोग मैककरसन नाम के एक जागीरदार के आदमी हैं। हमें तब तक वहीं बैठना पड़ेगा जब तक कि ये लोग अपने सरदार को मेरे आने की सूचना नहीं दे देंगे। यह मैककरसन भी एक विद्रोही आदमी है। 6 साल पहले जो विद्रोह हुआ था वह भी उनके नेताओं में से एक था। इसके खिलाफ भी इनाम की घोषणा की गई थी। यह कहकर एलेन वहीं बैठे बैठे अपने लगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ सकी। मैं चुपचाप बैठा हुआ आसपास के दृश्य को देखता रहा। उन आदमियों में से एक अपने सरदार को खबर देने के लिए रवाना हो चुका था। कुछ देर बाद लीटकर उस आदमी ने बताया कि मैककरसन एलेन का स्वागत करना चाहता है। यह सुनकर एलेन बड़ा खुश हुआ। हम दोनों उठकर उनके साथ साथ गांव की तरफ चल दिए। इस तरह कुछ समय के लिए सिपाहियों के चंगुल से हम लोग बच गए। एलेन के कहने पर 2 आदमियों ने मुझे उठा लिया और मुझे कंधों पर लादकर चलने लगे। कुछ देर बाद हम लोग एक दलवी जगह के पास आ पहुंचे, जो 2 पहाड़ों के बीच एक घाटी की तरह पड़ती थी और एक हल्के जंगल से ढकी हुई थी। वे लोग हमें एक संकरी पगडंडी से होकर पहाड़ के ऊपर ले चले। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मकान बना हुआ था। यह मकान क्या था? हाथ से बनाया हुआ एक बड़ा सा झोंपड़ा था। यही मैकफरसन अपने साथियों के साथ छिपाकर रहता था। जब हम लोग झोंपड़े में पहुंचे तो उसने उठकर एलेन का स्वागत किया। वह एक चौकोर चट्टान पर बैठा था और चूल्हे पर कोई चीज पका रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे।
फिर एलेन ने मैकफर्सन से मेरा परिणय करावा। अंत में मैकफर्सन बोला, अच्छा भाई, अब तुम चोग आम करो, कुछ ही देर में खाना बन जाएगा, फिर हम लोग साथ साथ खाना खाएंगे। कितने दिनों बाद आज अचानक एलेन के साथ खाना खाने का मौका मिला है। फिर दोनों मित्र एक दूसरे को अपनी अपनी आपबीती सुनाने लगे। मुझे यह जगह बड़ी विचित्र सी मालूम हो रही थी। मैकफर्सन और उसके साथी दिन में यहीं छिपकर बैठे रहते थे और रात में गांव में अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकलते थे। खाना खाने के बाद मैकफर्सन ने पुराने ताशों की एक गड्डी निकाली। उसने मुझको भी खेल में शरीक होने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसने एक कोने में बिछे हुए बिस्तर की तरफ इशारा करके कहा, तो जाओ उस पर लेट रहो, हम लोग तो अभी कुछ देर तक खेलेंगे। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब मुझे पता चला कि थकावट के कारण मुझे बुखार हो गया था। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। बीच बीच में जब भी मेरी नींद खुली तो मैंने दोनों को खेलते हुए पाया। उन दोनों की बातचीत से मैंने यह समझ लिया कि खेल में एलेन की जीत हो रही थी। दूसरे दिन भी वे लोग गप्पे मारते रहे और ताश खेलते रहे। इसके अलावा वहां और कोई काम ही नहीं था। खाना खाने के बाद मैं फिर से लेट गया। उधर उन दोनों का खेल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद एलेन मेरे बिस्तर के पास आया और मुझसे कुछ पैसे उधार मांगने लगा। मैंने उसको पैसे दे दिए। उस दिन शायद वह हारता चला जा रहा था। उसका चेहरा उतर गया था। तीसरे दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई। खाना खाने के बाद उस दिन मैं झोंपड़े के चाहर ही टहलता रहा और पेड़ों की छाया में सोता रहा। दोपहर को जब मैं झोंपड़े में पहुंचा तो मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों अब भी खेल रहे थे। मुझे मालूम हुआ कि एलेन अपना सारा धन हार चुका था, यहाँ तक कि उसने मेरे पैसे भी गवा दिए थे। पहले तो मैकफर्सन बहुत झगड़ा करता रहा, लेकिन चौथे दिन जब हम लोग वहीं से जाने को तैयार हुए तो उसने मेरा पैसा मुझे लौटा दिया। उसके साथियों ने पता लगाकर बताया कि जाने का रास्ता काफी साफ है और हम लोगों को फौरन चल देना चाहिए। मैकफर्सन ने अपना एक आदमी हमारे साथ भेजा जो रास्ता भी दिखाता था और हमारा सामान भी ढोता था। यह हम लोगों को अपनी यात्रा के अगले मुकाम तक पहुंचाने वाला था। अब हम लोगों को चलने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी। एक तो हम लोग 3-4 दिन तक आराम कर चुके थे और दूसरे एक नौकर हमारा सामान हो रहा था। लेकिन फिर भी रास्ते में मैंने एलेन से कोई बात नहीं की। उसने जुए में सारे पैसे गवा दिए थे, इससे मैं बहुत नाराज था। अंत में एलेन बोला, डेविड, इस तरह एक छोटी सी बात को लेकर दो दोस्तों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। तुम मुझे माफ कर दो। इस तरह हम दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। दूसरे दिन शाम तक हम लोग काफी आगे निकल गए। वह आदमी वहीं तक साथ देने वाला था। इसके बाद वह वापस लौट गया। जाने के पहले उसने हमें आगे के बारे में रास्ता समझा दिया। उसके बताए हुए रास्ते के अनुसार हम लीग आगे बढ़ने लगे। 3 दिन तक हम लोग जंगलों और पहाड़ों से होते हुए और नदी नालों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। दिन में हम लोग कहीं छिपकर सो जाते थे और रात में चलते थे। पकड़े जाने के डर से हम कहीं भी आग नहीं जला सकते थे, इसलिए सतू खाकर ही हमें रहना पड़ता था। चलते समय मैकफर्सन ने कुछ भुना हुआ गोश्त हमें दे दिया था। कुछ दिन तक यह भी हमारे काम आया। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। बात यह हुई कि एलेन अक्सर बातचीत में राजा जॉर्ज को गालियां दिया करता था। यह चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। राजा के विरुद्ध विद्रोह उसने किया था, मैंने नहीं। मैं अब भी अपने को राजा की एक वफादार प्रजा मानता था।
लेकिन एलेन बहुत पहले से विद्रोहियों के साथ था और अपने देश के साथ विश्वासघात कर रहा था। यह फ्रांस की सेना में नौकर था और वह एक तरह से इंग्लैंड का दुश्मन था। अब तक तो मैं किसी तरह सहता आया था, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तलवार निकालकर उसे लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन एलेन मेरी मूर्खता पर हंसता रहा। यह बोला, डेविड, सोचो तो सही, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अभी तो हमें काफी दूर तक एक दूसरे का साथ देना है, ठीक है? अगर तुम्हें यह सच पसंद नहीं है तो आगे से मैं इस बात को अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। आपस में लड़ते झगड़ते और फिर से दोस्ती करते हुए हम लोग आगे चढ़ते रहे। आगे कुछ दूर चलने पर हम लोग एलेन के एक दूसरे साथी के घर पहुंचे, जिसका नाम था मैक्लारेन। यहीं भी हम लोगों को काफी आराम पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। वहां पहुंचने पर मैं फिर से बीमार पड़ गया। एक डॉक्टर ने आकर मुझे देखा और कम से कम 10-15 दिन तक आराम करने की राय दी, परंतु मेरा बुखार बढ़ता ही गया। एक सप्ताह तक मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। लगभग 1 महीने बाद ही मैं यात्रा के योग्य हो सका। इस जगह हमें यह भी पता चला कि सिपाहियों ने अब हमारी खोज कुछ धीमी कर दी है और हमारा पीछे करना भी कम कर दिया है। 1 महीने तक मैं मैक्लारेन के घर में रहा, लेकिन कोई भी सिपाही मेरी पूछताछ करने के लिए नहीं आया। एलेन जरूर दिन में एक दूसरी जगह छिपा रहता था और रात में मुझसे मिलने के लिए आया करता था। एलेन का विचार या कि हमारी खोज ज्यादा सख्ती से नहीं होगी, इसलिए अब हमें जंगलों में भागते फिरने के बजाय सीधा रास्ता अपनाना चाहिए और फोर्थ नामक स्थान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। रास्ते में नदी पर स्टर्लिन किले के पास जो पुल पड़ता था वहीं फोर्थ की तरफ जाने का सबसे आसान रास्ता था। हमें आशा थी कि हम लोग बिना किसी रोक-टोक के पुल के पार हो जाएंगे। पुल के पास पहुंचकर हम लोगों ने थोड़ी देर तक आराम किया और फिर आगे बढ़े। लेकिन तभी अचानक एक संतरी की आवाज गूंज उठी। एलेन ने झुककर खेतों के बीच से भागना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ साथ भाग रहा था, लेकिन अब उसका साथ देने का मेरा मन नहीं था। पुल पार करने के बाद ही हम लोग आसानी से फोर्थ पहुंच सकते थे। फोर्थ पहुंचकर मैं क्वींस फेरी में वकील मिरेकिलर से मिलकर अपनी वसीयत का पता लगाना चाहता था, लेकिन फिर से यह भागदौड़ आरंभ ही गई थी। खैर, किसी तरह गिरते पड़ते हम लोगों ने दूसरे रास्ते से फोर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय बाद हम लोग क्वींस फेरी के समीप जा पहुंचे। वहीं नदी के दक्षिणी किनारे पर मिरेकिलर का घर था, जिनके पास मेरी वसीयत का कुछ धन रखा हुआ था। अभी हम लोग नदी के उत्तरी किनारे पर थे और हमें नदी पार करने की कोई तरकीब सोचनी थी। बहुत कोशिश करके एलेन ने एक कंजड़िन से बातचीत पक्की की। यह अपना माल लेकर उस पार जाने वाली थी। हम लोग भी कंजड़ों का भेष बनाकर उसके साथ नाव में बैठ गए और चुपचाप उस पार उतर गए। उस पार पहुंचकर हम लोगों ने तय किया कि एलेन गांव के बाहर होतों में ही छिपा रहेगा और मैं अकेला मिरेकिलर से मिलने के लिए जाऊंगा। रात हम लोगों ने वहीं नदी किनारे बिताई। सर्वेश होने पर मैंने क्वींस फेरी की सड़क पकड़ी। किसी तरह नपा में मिरेकिलर के बर के पास पहुंचा। पूछने पर पता चला कि मिरेकिलर अंदर ही हैं। पहले तो नौकरी ने मुझे वहां से भगा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे अंदर बैठक में पहुंचा दिया। पहले तो मिरेकिलर बड़े गौर से मुझे देखते रहे। मेरे वाल रूखे और बिखरे हुए थे। कपड़े फटकर तार-तार हो चुके थे। जूते भी फट रहे थे और घुटने तक पैर चूल से सने थे। अंत में उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। मैंने उन्हें बताया, मेरा नाम डेविड वेलफोर की और शाह परिवार की संपत्ति में मेरा भी कुछ हिस्सा है।
यह सुनकर मिरेंकिलर अपनी फाइल में से कुछ कागज निकाल लाए और उसको ध्यान से पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी बात तो ठीक मालूम होती है डेविड, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे पास कोई गवाह भी है। मैंने कहा, जी ही, मेरे गांव के पादरी मी कैंपबेल मेरे गवाह हैं। उन्होंने मुझको आपका पता बताया था और फिर अपने चाचा में एबेनेजेर वेलफोर के पास रहने के लिए भेजा था। इसके बाद मैंने मिरेकिलर को शुरू से लेकर अब तक का अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। मैंने उनको बताया कि किस तरह इसी नगर के पास मुझे बरदस्ती एक जहाज में भगाया गया। इसमें मेरे चाचा और जहाज के कप्तान होसीजन का कितना हाथ था। इसके बाद जहाज किस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किस तरह में इतने दिनों तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। जब मैंने उन्हें एलेन के बारे में बताया तो वे कुछ चौंके, क्योंकि एक विद्रोही के रूप में एलेन काफी प्रसिद्ध हो चुका था। मेरा किस्सा सुनकर वे बोले, अच्छा, इतनी छोटी उम्र में ही तुमने इतने सारे काम कर डाले और इतनी दुनिया देख डाली। तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे कष्टों का अंत समीप ही है। इसके बाद वकील साहब ने मुझे हाथ मुंह धोने और आराम करने को कहा। उन्होंने अपने लड़के के कपड़े मुझको पहनने के लिए दिए और अच्छा खाना खिलाया। जब मैं खा पी कर तैयार हो गया तो मिरेकिलर मुझे अपने पढ़ने के कमरे में ले गए और मुझे अपने सामने बैठाकर बोले, अच्छा डेविड, अब कुछ काम की बातें हो जाएं। तुम शायद मुझसे कई बातों के बारे में पूछना चाहते हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले शायद तुम अपने पिता और चाचा के संबंध में जानना चाहते होंगे। तो पहले अपने चाचा के बारे में सुनो। तुम्हारे चाचा में एबेनेजर हमेशा इस तरह यूढ़े और बदसूरत नहीं रहे हैं। अपनी जवानी के दिनों में थे बड़े साहसी और उत्साही नवयुवक थे। सन 1715 में वे विद्रोहियों के दल में शरीक होने के लिए घर से भाग निकले। तुम्हारे पिता ने ही उनका पता लगाया और उनको घर लाए। इसके बाद एक विचित्र बात हुई। दोनों भाई एक सुंदर स्त्री से प्रेम करने लगे, लेकिन वह बड़ी चालाक थी। उसने दोनों में से किसी की दाल नहीं गलने दी, दोनों को अपने पास से भगा दिया। इस मामले को लेकर दोनों भाइयों में खटपट हो गई। वे आपस में एक दूसरे पर संदेह करने लगे, लेकिन फिर न जाने कैसे उस महिला का विचार बदल गया और इधर दोनों भाइयों में एक बात पर समझौता हो गया। यह तय हुआ कि जो आदमी उस महिला से शादी करे, यह अपनी पारिवारिक संपत्ति का हक दूसरे को दे दे। शातरस तुम्हारे पिता ने उस महिला से शादी की और तुम्हारे चाचा ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे माता पिता जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। तुम्हारा पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से हुआ। उधर तुम्हारे चाचा तुम्हारे पुश्तैनी मकान में तरह तरह के किराएदारों को बसाते रहे और खूब रुपया बटोरते रहे। उन्होंने शादी नहीं की और उनके कोई संतान नहीं है। यह कहकर वे कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, इस तरह अपने पुश्तैनी मकान और सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हो। लेकिन तुम्हारे चाचा जरा टेढ़े आदमी हैं। वे आसानी से एक छदाम भी नहीं देंगे और मुकदमेबाजी से कोई लाभ नहीं होगा। एक तो इससे बदनामी होती है, दूसरे अगर मुकदमे के दौरान कहीं बात खुल गई कि एलेन जैसे विद्रोही आदमी से तुम्हारा साथ रहा है तो फिर सारा बनावनाया खेल बिगड़ जाएगा। ऐसी हालत में मैं तो यही राय दूंगा कि तुम अपने चाचा से कोई समझौता कर लो। उस मकान पर अभी उन्हीं का कब्जा रहने दो। बाद में यह तुम्हें मिल ही जाएगा और तुम उनसे किसी माहवारी भत्ते की बात तय कर लो। मैंने कहा कि मैं आपकी राय से सहमत हूँ। उन्होंने कुछ कागज पत्र तैयार किए और फिर अपने मुंशी को साथ लेकर वे मेरे साथ एलेन से मिलने के लिए चले। वे इस मामले में एलेन से भी कुछ मदद लेना चाहते थे। मैं उनको उस जगह से गया जहां एलेन छिपकर रहता था। एलेन को सारी स्थिति बताई गई। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
फिर हम सब लोग चाचा से मिलने के लिए चल पड़े। यह मकान यहाँ से कुछ ही दूर था, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब मैं अपने उस खंडारनुमा पुश्तैनी मकान के पास पहुंचा तो सारी घटनाएं याद करके मैं एक बार कांप उठा। मैं सोच रहा था कि जब बाचा मुझे इतने लोगों के साथ देखेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान में कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि चावा शायद सो गए थे। हम लोगों ने मकान से कोई 50 गज दूर ही रुककर आपस में तय किया कि किस तरह हमें चाचा का मुकाबला करना है। चाचा बिना चंदूक हाथ में लिए कभी घर के बाहर नहीं आते थे। इसलिए वकील साहब की राय से यह तय हुआ कि मैं वकील साहब और उनके मुंशी के साथ मकान के बिल्कुल पास चला जाऊं। वहीं किसी जगह हम लोग छिपकर बैठे रहें और एलेन आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाए। हम लोग दरवाजे के पास ही खंभों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। एलेन ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अंत में ऊपर की खिड़की खुली और बाचा ने उसमें से झांककर पूछा, कीन है रे? आधी रात को कीन दरवाजा पीट रहा है? इतनी रात गए कोई भला आदमी किसी के घर नहीं जाता। कौन हो तुम? जानते हो मेरे पास बंदूक है। मैं यहीं से गोली मारकर तुम्हें ढेर कर दूंगा। एलेन ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, क्या आप ही मी बेलफोर हैं? मुझे में एबेनेजर बेलफोर से मिलना है, चाचा ने नाराज होकर कहा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ बेलफोर। लेकिन तुम क्या चाहते हो? किस काम से यहाँ आए हो? एलेन बोला, मैं डेविड के काम से आया हूँ। आप जरा नीचे आइए और बात कर लीजिए, इसके जवाब में चाया कुछ बड़बड़ाते, लेकिन फिर खिड़की में गायब हो गए और कुछ देर बाद नीचे आकर उन्होंने दरवाजा खोला। बंदूक ताने हुए वे दरवाजे के बाहर निकले और बोले, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो, लेकिन खबरदार, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं यहीं गोली मार दूंगा। एलेन ने हंसते हुए कहा, आप तो ये कार ही नाराज हुए जा रहे हैं। उल्टे आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि मैं आपके भतीजे की खबर लेकर आया हूं। बात यह है कि जिस जहाज में आपका भतीजा डेविड यात्रा कर रहा था, वह जहाज एक जगह डूब गया। डेविड किसी तरह बचकर किनारे लग गया और जंगल में इधर-उधर भटकने लगा। मेरे मित्रों ने उसकी मदद की और उसे अपने गांव ले आए। अब मेरे मित्रों का कहना है कि आप कुछ रुपए इनाम के रूप में दीजिए तो ये आपके भतीजे को यहीं भेज देंगे। चाचा ने कहा, अपने मित्रों से कहो कि वे बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैं उनको एक भी घेधेला नहीं दूंगा। अपना भतीजा मुझे इतना प्यारा नहीं है, लेकिन ये लोग उसको इस तरह रख नहीं सकेंगे। उनको कहो कि लड़के को फौरन छोड़ दें और यहीं आने दें। एलेन ने जरा सख्ती से कहा, जी नहीं, बिना पैसा लिए वे लोग डेविड को नहीं छोड़ेंगे। आप अपने भतीजे को बचाना चाहते हो तो रुपए दे दीजिए, वरना उसको मार डाला जाएगा। आपको उतना रुपया फौरन दे देना पड़ेगा जितना आपने कप्तान होसीजन को लड़के को भागने के लिए दिया था। चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब यह था कि मैंने लड़के को बेचा था? यह बिल्कुल गलत और झूठ बात है। न तो मैंने लड़के को बेचा और न उसको किसी ने भगाया। क्या कप्तान ने तुमको कुछ बतावा है? एलेन ने कहा, और क्या हुजूर में यह सब अपने मन से थोड़े ही कह रहा हूँ। कप्तान होसीजन मेरा साझीदार है। चाचा सोचते रहे और बोले, देखो भाई, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने होसीजन को 20 पींड दिए थे। वह लड़के को करोलिना में ले जाकर बेचने वाला था। उसे पैसा मिलता, उसमें भी मेरा कोई हिस्सा नहीं था। चाचा के इतना कबूलते ही कील में रैंकिलर अचानक खंभे के पीछे से चाहर निकल आए और एलेन का नाम बदलकर उससे बोले, बस कीजिए मियामसन, आपने हमारी बड़ी मदद की। फिर वे चाचा की ओर मुड़कर बोले, कहिए मी बेलफोर, नमस्कार। आपने मुझे पहचाना?
मैं वकील रैंकिलर है तच तक में भी आ गया और बोला, नमस्कार चाचा। चाचा को काटो तो खून नहीं। वे आंखें फाड़े हम लोगों की तरफ देखते रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। एलेन ने आगे बढ़कर उनके हाथ से बंदूक छीन दी और वकील ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े अदब के साथ कहा, आइए हम लोग अंदर चलकर चाते करें। हम सब लोग अंदर रसोई घर में गए। मैंने यहाँ जलती हुई आग में कुछ और लकड़ियों डाल दी। सब लोग टेबल के आसपास बैठकर बातें करने लगे। खूब डराने धमकाने के बाद चाचा वकील की इस बात पर राजी हुए कि मेरी पुश्तैनी जायदाद से जो कुछ आमदनी होती है उसका 2/3 हिस्सा मुझे मिलेगा। उसी समय मुंशी जी ने जरूरी कागजात पेश किए और चाचा से उस पर दस्तखत करवाए गए। चाचा आसानी से राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके सामने और कोई चारा नहीं था। वकील साहब ने उनको धमकी दी थी कि अगर ये नहीं मानेंगे तो सारी बात पुलिस की बता दी जाएगी और फिर वे मुसीबत में फंस जाएंगे। उसी रात को हम लोग वापस मेरे किलर के घर लौट आए। दूसरे दिन सवेरे एलेन मुझसे विदा लेने वाला था। एलेन ने मेरी बड़ी मदद की थी। उससे अलग होने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन वह जल्दी से जल्दी फ्रांस भाग जाना चाहता था। वकील साहब ने मेरे कहने पर उसकी आगे की यात्रा का इंतजाम करा दिया। हम लोग 2-3 गांव आगे तक एलेन को छोड़ने के लिए गए। जब हम एक दूसरे से विदा हुए तो दोनों की आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ दिन बाद मुझे एलेन की चिट्ठी मिली कि वह सही सलामत फ्रांस पहुंच गया है। उसने चिट्ठी में मुझे और वकील साहब को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक और मिराक्युलर के यहाँ रहने के बाद मैं वापस अपने गांव लौट आया। पादरी नी कैंपबेल मुझसे मिलकर बड़े खुश हुए। अब मुझे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपनी पुश्तैनी जायदाद की आमदनी का 2/3 हिस्सा हर साल मुझे मिलने वाला था। रुपए उधार ले लिए थे। चाचा के मरने के बाद उस मकान पर मेरा ही कब्जा होने वाला था। पादरी साहब की मदद से मैंने उस मकान को खरीद लिया जिसमें मैं अपने पिताजी के साथ रहता था। सारा इंतजाम करके मैंने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस प्रकार मेरे बचपन की विचित्र कहानी समाप्त हुई।